हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज से हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से। और अभी मेरे सामने मेरे दोनों सीनियर्स हैं, मृत्युंजय शर्मा एंड अभिलाष सर। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने थोड़ा समय निकाला ना। और मैं अगर अभिलाष सर की अगर बात करूं तो अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटका में पीएचडी के पोस्ट डॉक कर रहे हैं, सॉरी। और मृत्युंजय सर एथीना, सर मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो हम्म। एथीना जो स्टार्टअप है जो कि गेमिंग फील्ड में काम कर रहा है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लाइक, हम्म। उसमें अभी हैं गुड़गांव में। और सर तो अपना यूएस में ही हैं, अभिलाष सर। तो आज उन्हीं से पूछेंगे कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं उनकी लाइफ में, और पर्टिकुलरली अभिलाष सर से सारी चीजें जानेंगे। और जैसे मृत्युंजय सर ने यूके में काफी टाइम स्पेंड किया है, अपनी पोस्ट डॉक और मास्टर्स की है, तो उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये भी पूछेंगे कि वहां पे लाइफ कैसी है, कैसे स्टूडेंट्स जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, स्कॉलरशिप फेलोशिप जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो इन सब सारी चीजों पे बात करेंगे। तो वेलकम टू यू ऑल। और अभिलाष सर, थैंक थैंक यू भाई। पहले तो ये बताओ क्या हाल चाल है आपके। मैं तो ठीक हूँ। अपनी और को थोड़ी ठंड हो रखी है। एकदम बट बढ़िया। अच्छा हाँ, ठंड इधर भी स्टार्ट हो गई है, बाकी इधर गुड़गांव में एनसीआर में तो सर पोल्यूशन झेल रहे हैं। हाँ, नहीं, पर यहाँ यहाँ अच्छी खासी ठंड हो चुकी है और अभी सेमेस्टर खत्म होने के कगार पे, तो अभी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। अभी थैंक्स गिविंग वीकेंड था, तो नाउ अभी पूरे दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक और छुट्टियों का ही माहौल रहता है, क्योंकि यही यहाँ की दिवाली होली सब यही है, इसी एक डेढ़ महीने में जो होता है सारा होता है। सो अच्छा, एवरीवन होम एंड जैसे एवरीथिंग। आपने यहाँ पे वो 1.5 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की, तो उधर वो इस तरीके से छुट्टियां हैं। नहीं, पर वो तो रिक्वायरमेंट है ना हमारे यहाँ, वो हम्म, इतनी हम्म, इतनी गर्मी पड़ती है, दैट्स नीडेड, हम्म। राइट? और नॉर्मली स्कूल चिल्ड्रन की ही होती है, जो बड़े बच्चे होते हैं उनको तो जाना ही पड़ता है फिर भी स्कूल। यहाँ पे भी समर वेकेशंस होते हैं। एक सेमेस्टर का गैप होता है, तो 2 महीने का समर वेकेशन होता है एंड देन न्यू ओके। सेमेस्टर विल स्टार्ट। तो वैसे होता है। तो विंटर्स में हॉलिडे वाली वेकेशन होती है, जहाँ लोग अपने फैमिली से मिलने वगैरह जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द लोग काम नहीं करते। इन समर वेकेशन मेनी पीपल डू वर्क एक्चुअली। बहुत बढ़िया। तो सर आपसे ही शुरू करते हैं। और मैं ये जानना चाह रहा था कि झारखंड का लड़का डाल्टनगंज से यूएस हुँ, चला जाता है, हुँ। और ये कभी माइंड में था भी कि भाई यूएस जाना है, और वो कैसे है। तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है आई थिंक नेत्रहाट स्कूल से। मेरी जर्नी मतलब हम लोग तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़े हुए हैं और वो ओके। डाल्टनगंज में ही है और हमारे इलाके के मैक्सिमम लोग वहीं जाते थे पढ़ने। तो उसके बाद आई थिंक अराउंड वी वर इन 8th में थे और 2000 से पहले तक झारखंड बिहार एक ही था, बिहार राज्य था। हाँ और जी। 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर को। तुम्हारे जीके का क्वेश्चन। तो नवंबर में 3 राज्य अलग हुए थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ था और उस दिन ही इसी मंथ और उसी दिन उसी समय आई थिंक 3 साल तक नेतरहाट विद्यालय है, जो दून स्कूल के तर्ज पे बना था। नेपियर ने बनाया था उसे और उसमें उसके हर साल फॉर्म निकलते हैं और 2 साल तक कोई भी फॉर्म नहीं आया था। सो नॉर्मली वहाँ पे बच्चे क्लास 6th में जाते हैं, पर उस साल 2003 में 6, 7, 8 तीनों का एग्ज़ाम एक साथ हुआ था। ओके। तो मैं और अनुज तुम्हें जानते हो, हम सब ने हाँ जी। क्लास 8 का डायरेक्ट फॉर्म भरा था। तो टिपिकली लोग 6th में जाते हैं, 6th या 10th के लिए। हम लोग क्लास 8th में गए थे वहाँ पे डायरेक्टली और वहाँ पे इसलिए लोग एग्ज़ाम और वहाँ की अलग से कोचिंग सेंटर चलता था, जो नेतरहाट का एग्ज़ाम पास करवाने के लिए प्रिपेयर कराता था, जैसे तुम अच्छा, उस कराते हो। समय पे भी। हाँ, उस समय नहीं, अभी भी चलता है। अभी भी। तो वो इसलिए चलता है क्योंकि वहाँ से हमेशा स्टेट टॉपर्स निकलते थे एंड आप किसी भी स्टेट में अगर टॉपर निकले हो, तो आपके चांसेस बनते हैं अच्छे स्कूल में जाने के, अच्छे कॉलेज में जाने के और फिर उधर से ही जॉब के प्रोस्पेक्ट वगैरह-वगैरह बढ़ते हैं। तो इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय जो हजारीबाग में है और नेतरहाट स्कूल जो लातेहार में है, ये दोनों उसी तर्ज पे बना हुआ था। तो फिर मैंने 2003 में उसको क्लियर किया एंड देन आई वेंट टू नेतरहाट फॉर टिल माय क्लास 10th। सर नेत्रहाट स्कूल के बारे में जैसे अनुज सर से भी काफी सुना है। इवन मुझे एक बार मौका मिला था, आपकी जो एलुमनाई मीट होती है उसमें जाने का भी मुझे मौका मिला था, अनुज सर ही लेके गए थे। तो वो जो कल्चर है वहाँ पे,
सीनियर जूनियर वाला, उसकी कुछ मेमोरीज हैं आपको, या फिर उस टाइम पे कुछ ऐसा कि जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स चीज हुई हो कि यार ये, और अब सोच के उसको मजा आता हो कि यार वो सही चीज थी, तो नेत्रहाट में क्या ऐसी चीजें हैं, क्योंकि अनुज सर बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं इस चीज के बारे में। और देखो सीनियर मृत्युंजय मृत्युंजय सर ने देखा भी है आई थिंक, मैंने तो खैर देखा नहीं है, तो वो बहुत ग्रीनरी और उसके फोटोज मैंने देखे हैं। आई थिंक बिफोर अभिलाष सेज एनीथिंग अबाउट नित्रहाट, मैं एक बार गया हूँ और मुझे एक चीज़ जो वहाँ रह के, वहाँ जाके, वहाँ मैं एक दो दिन रहा भी, बच्चों के हॉस्टल में हम लोग रुके हुए थे। वहाँ जाके एक चीज़ समझ में आई कि जिस बच्चे को इतना बड़ा मैदान मिल जाए खेलने के लिए, है ना, इतने ऊंचे पेड़ मिल जाए देखने के लिए, उस तरीके के मतलब इन हाउस टीचर्स अगर मिल जाएं, जी भाई वैसे बच्चे इस दुनिया में ना कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि वही जो एक ईथोस है, राइट, वही जो एक वही एक सबसे बड़ा कारण है कि नेत्रहाट से इतने बड़े लोग, मतलब कितने भी बड़े तुम IAS IPS ऑफिसर्स हों, उससे लेके बड़े बड़े साइंटिस्ट, एंड लाइक अभिलाष इज राइट नाउ वर्किंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटकी, है ना, यहाँ पर आई थिंक डॉक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्रायन डेलिसल की लैब में आप काम कर रहे हो। ब्रांड लाइन या ब्रायन डेलाइल की लैब में काम कर रहे हो। और आई थिंक इफ अगेन लाइक आई एम नॉट गोइंग टू, आई जस्ट होप आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स द साहा कार्डियोवास्कुलर रिसर्च सेंटर, राइट, यस आफ्टर डॉक्टर सिबू साहा। तो मतलब नेत्रहाट से वहाँ तक पहुँचना, तो वैसी जगह से जब बच्चे आते हैं जहाँ आप खुला मैदान देखते हो ना, तो मतलब वो दुनिया फिर काफ़ी मतलब अचीव करने के लिए बहुत छोटी होती है। तो आई थिंक नाउ यू कैन टॉक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अभिलाष। हाँ, मतलब वहाँ की जो चूंकि वो गुरुकुल परंपरा पे बना था, हम्म तो मेन उद्देश्य वहाँ का स्वावलंबन था। हम्म आत्मनिर्भर जो भी आप आजकल का जो फैंसी बिल्कुल। वर्ड है, वो हम्म, पहले स्वावलंबन था उस समय, सेल्फ डिपेंडेंस। और अत्य दीपा वीरत जो वहाँ की बात है, बी दाई और ओन लाइट, अपना दीपक खुद बनो, खुद से हम्म कोशिश करके बनो। तो मेन उस पे फोकस है वहाँ पे जो भी है। तो आप सुबह की दिनचर्या से लेके अपना सारा काम से लेके अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी जिम्मेवारी, आपकी अपनी मेहनत, और आपको सामने जैसे उन्होंने बोला खुला मैदान दिया हुआ है, आप चाहिए जो करना है करिए। आपको इनोवेशन है, चाहे स्टडीज है, चाहे स्पोर्ट्स है, उस पे ध्यान दीजिए। प्लस जो हमारे टीचर्स थे वो भी ये सारे काम करते थे हमारे साथ ही। सो एक बहुत बड़ा वो वही परिवार वाला माहौल था। और जो सीनियर जूनियर और जो उनकी बातें हैं, वो मतलब एक साइड पार्ट है वो। हम्म जो मेन वहाँ पे ये था कि आपकी पढ़ाई केवल किताबें रटने या नंबर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। आप इंसान कैसे हो, वो ज़रूरी है। हम्म तो आप 80% यहाँ से लेकर जा रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है। पर आपको आपका, आपके देश का, आपकी दुनिया का, आपके साथ जो रह रहे हैं, उनके साथ रह के काम करना, ये सारी चीज़ें कैसे सिखाई जाए। जिसको आजकल तो लोग एडजस्ट करना बोलते हैं, वहाँ पे एडजस्ट नहीं, वो साथ मिल के कैसे कुछ बड़ा करना है, वो हम्म सिखाया जाता था। और प्लस वहाँ पे आप कोई भी बड़ा कोई फ़िल्म देख लो, या कोई किसी बहुत बड़े स्कूल या दुनिया के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी की बात कर लो, उसमें जो चीज़ें साल भर में होती थी, वहाँ क्लास 6 का बच्चा वो सारी चीज़ें साल भर में करता था। जैसे अरे वाह। हिंदी और अंग्रेजी में प्ले करना, हम्म स्टेज पे 500 लोगों के सामने, हम्म विद मेकअप, ड्रेस, ऑडियंस के सामने। 20 तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना। और ये सब पढ़ाई का हिस्सा था, मतलब ये मैंडेटरी था, ये करना ही है आपको तो एवरी डे। मतलब ये स्कूल 10th क्लास का बच्चा कर रहा है, 6 7 8 9 10th का बच्चा कर रहा है ये सब वहाँ हाँ, पे। और वो मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं आता तो आपको सिखाया जाएगा, और वो सिखाता कौन है? आपके सीनियर। तो आपके ओके। सीनियर आपको ग्रूम करते हैं, और उनको इसलिए हम लोग गुरु बोलते थे कि वो हमारे गुरु हैं। और फिर आश्रम में जो रहते थे हमारे जो टीचर, वो आश्रम अध्यक्ष होते थे, आश्रम के अध्यक्ष होते थे वो। और उनकी वाइफ जो थी माताजी, वो टेक केयर करती थी आश्रम में सारे बच्चों का। तो एक अरे वाह! तो मदरली। मतलब जो टीचर की वाइफ थी उनको आप माता जी बोलते थे वहाँ? हाँ, वो श्रीमान जी और माताजी, अरे वाह! उनका माताजी इसलिए क्योंकि वो केयर टेकर थी। ओके। वो वही आश्रम सँभालती थी, क्योंकि श्रीमान जी और टीचर्स जो थे वो तो पढ़ाते भी थे, और माताजी का काम था। और माताजी यूज्ड टू बी इक्वली नॉलेजेबल। सारी अरे चीज़ों का वाह! उनका ज्ञान, उन पढ़ाई में हेल्प करना। अगर कोई बच्चा अपना घर को मिस कर रहा है, क्योंकि 6 सा क्लास 6 का बच्चा है यार, 10-11 साल का बिल्कुल। बच्चा है। इवन
सो 15 साल में ही मैं बच्चा ही था 10th में, सीधी सी बात है, ठीक है। कुछ साल पहले ही बड़े हुए हैं हम लोग। तो तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी था, नर्चरिंग जो पार्ट था, बहुत ज़रूरी था। तो वो सब मिलके एक अच्छा-सा पैकेज तैयार होता है, जो हम लोग हैं, ठीक है? बिल्कुल। और उसके बाद फिर सबकी अपनी-अपनी अलग जर्नी है, उसके बाद वहाँ से निकल के। ऐसा नहीं कि वहाँ से निकल गया तो तोप बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट उससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे एडजस्ट करने में बहुत आसानी मिलती है। और प्लस जो आजकल जो कॉन्फ्रेंस में लोग नेटवर्किंग करते हैं, नेतरहाट इज़ नोन फॉर हुँ, नेटवर्किंग। हुँ। So, if someone is from Netarhat, even if they are born in 1950 or 2009, if they just know that they are from Netarhat, that's enough for them. ये तो बिल्कुल, ये चीज़ तो हमने भी देखी है, जब मतलब हम लोग तो आप लोगों के थ्रू ही नेतरहाट के स्टूडेंट से मिले हैं, तो वो सही में रिफ्लेक्ट होती भी है, उनके नेचर में, उनके एक्शंस में, चाहे आप किसी भी बैच के हो, वो बहुत बढ़िया चीज़ है वो। हुँ। तो कट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी सर, नेतरहाट से फिर दिल्ली कट यूनिवर्सिटी एक कट्टू कट्टू रांची। अच्छा रांची आते हैं पहले। ओके, हाँ, वो रांची 10th फिर अपना क्या है, रांची कैसे? तो 10th के बाद जो नेतरहाट में, चूँकि नेतरहाट में वहाँ से टॉपर्स निकलते थे, तो मैं भी था, टॉप 20 में था ही इसलिए स्टेट के। तो उस समय स्टेट बोर्ड था उस समय, अब सीबीएसई हो गया है, पहले स्टेट बोर्ड था, झारखंड बोर्ड। तो हमारा डीएवी श्यामली जो है, डीएवी जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची, वहाँ एडमिशन हुआ। जिसको नहीं पता, धोनी वहीं से पढ़ा है। तो एक फेमस आदमी जो है मेकॉन रांची है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने 11th और 12th किया, जो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। एक तो हिंदी से इंग्लिश मीडियम में जाना, और प्लस मैं वो मतलब सोशल एक्टिविटी ज़्यादा थी, पर पढ़ाई जो किताब खोलकर याद करना, रटना वाली चीज़ें, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस यही होते हैं कि आप ये करो, इतने नंबर पाओ। और वो मैंने बचपन से सीखा नहीं था, नेतरहाट में भी वो सीखा नहीं था। एनालिटिकल नॉलेज ज़्यादा थी, वो रट कर याद करने वाली नॉलेज कम थी। तो फिर वहाँ हमने 11th-12th किया, और देन उसके बाद हम लोग आए, हम दिल्ली आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, और तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो जैसे झारखंड में आप नेतरहाट रहे, फिर रांची रहे, और फिर दिल्ली आते हो, एक कल्चरल शॉक है, मतलब आप ये मानते होगे, तो वो कैसा वहां पे एडजस्टमेंट करना, क्योंकि हम लोग भी, मृत्युंजय सर भी और मैं भी वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो हमारे लिए सच में एक कल्चरल शॉक था, आपके लिए भी होगा, तो उसमें एडजस्टमेंट मृत्युंजय सर आप कैसे बताओगे इस चीज को कि हाँ यार वो डिफरेंट था, और वो कैसे वहां पे अडेप्टेबिलिटी आना मतलब बहुत टफ है। हाँ, मतलब अब अडेप्टेबिलिटी आई थिंक वही है कि मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल शौक तो था ही, क्योंकि मुझे मुझे ध्यान है कि और ये मतलब मेरे को वाकया एकदम एकदम बहुत क्लियरली ध्यान है मुझे कि मैं आई थिंक मैं दिल्ली में था कहीं, वहाँ से मैं चांदनी चौक में था, शायद दरियागंज में था, वहाँ से चांदनी चौक मेट्रो ली मैंने। तो जब मैं चांदनी चौक से मेट्रो में घुस रहा था अंदर, है ना, तो वहाँ मुझे एकदम ऐसा एक अलग तरीके का वो था। और जैसे ही मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला, तो सब कुछ मुझे एकदम नया नया दिखने लग गया था। तो मेरे को तो वो सबसे पहला शौक मुझे वो लगा था कि ये दुनिया अचानक से बदल कैसे गई, ये है ना, कहाँ गए हैं? ये कहाँ आ गए, राइट। बट आई थिंक वही था मेरे केस में, क्या था कि मेरे जितने भी दोस्त बने, है ना, अधिकतर लोग और क्योंकि शायद उस तरीके की पीछे से, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो मेरा पहला दोस्त मतलब मेरे वहाँ पर लद्दाख से और मणिपुर से और मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट से मेरे दोस्त थे। तो वो एक मेरे साथ था, है ना, कि भाई अलग अलग जगहों के दोस्त बनाए जा सकते हैं। तो वही हुआ, वहाँ पहुँचे, वहाँ बिहार, झारखंड, नेतरहाट के लोग, और क्या नाम से फिर हरियाणा के लोग, ऑब्वियसली दिल्ली के लोग, सभी एक तरीके के अपने तरीके के लोग मिले। और आई थिंक जो अपने तरीके के लोग थे, उन्हीं की वजह से एक क्या बोलते हैं कि मतलब वो एडजस्टमेंट हो पाया, क्योंकि हम सभी एडजस्ट कर रहे थे, है ना, तो बिल्कुल, सबने थोड़ी सबकी थोड़ी अलग ही जगह फाइट बनाई। थी, और वो सिमिलर सी फाइट चल रही थी। हाँ, तो सब सब एक दूसरे के लिए थोड़ी थोड़ी जगह बना रहे थे, और वो जगह बनती चली गई, और वो जगह अब 15 साल हो गए हमें तो यूनिवर्सिटी हुए, और मतलब 12 साल ख़त्म किए हुए हो गए। तो लेकिन आज भी वो जगह है एक दूसरे के लिए, पहले बिल्कुल। मतलब एडजस्टमेंट करी थी, अब एक दूसरे के लिए है ना। हाँ, अभिलाष प्लीज। हम लोग तो झारखंड से आ रहे थे,
तो भाई हम तो सर वही इसीलिए मैंने पूछा, जैसे मैं हरियाणा से, सर यहाँ पे यूपी से, तो हम तो पास से चलो थोड़ा सा इंटरकनेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन आप तुम्हारी तो झारखंड से ट्रेन आ भी रहे हो बहुत भाई। लंबी होगी मैं भाई। पहली बार दिल्ली आना था, पहली बार हम्म, स्लीपर क्लास में बैठ के, आई थिंक जुलाई 2008 में। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। वो दिल्ली आया था मैं, और भयानक गर्मी थी, सीधी सी बात। हम्म, आया, शाम को पहुंचा था ये। हम्म, ट्रेन भी थी 10 घंटे लेट, उस समय जो ट्रेन का सिस्टम था हमारा। हम्म, बट दिल्ली आया चूंकि मैं अपने भैया के पास आया था। मेरे भैया हम्म, थे यहाँ पे, वो जॉब करते थे। हम्म, दिल्ली में पहली बार चीज मैं नोटिस की, भीड़। पहली चीज मैंने नोटिस की, साफ मैं बता दे रहा हूँ। हम्म, हमारा भी हिस्सा पॉपुलेटेड है, पर दिल्ली में साउथ एक्स के पास की जो भीड़ थी, वो मैंने हम्म, नोटिस की। हम्म, एंड एवरीवन लुक्ड सो बिजी, नो वन हैड टाइम फॉर ईच अदर, ये भी लगा मुझे। और बिल्कुल। भाग रही दुनिया। जो रह रहा है अपने पड़ोसी को नहीं जानता, हम्म, ये कॉन्सेप्ट कभी दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि हाँ। हमारे यहाँ तो दूसरे गांव की चाची भी जानती है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, एग्रीड। यहाँ आपके बगल के गेट में कौन रहता है, हम्म, आप उसके साथ सिंक शेयर कर रहे हो, पर आपको पता नहीं है कौन वो। तो हम्म, ये चीज जो यहाँ मैंने देखी, एनिनॉमिटी जो देखी मैंने, वो हम्म, मेरे लिए बहुत यूनिक थी, अलग थी। बुरा नहीं था, अलग था। और मैंने पहले 1 साल तो बहुत मिस किया झारखंड को, सच में हम्म, काफी मिस, क्योंकि वहाँ अपने थे, दोस्त यार थे, प्लस मैं यहाँ भैया के साथ अकेले रूम पे पड़ा रहता था। तो वो मेरे लिए वो था। हाउएवर, कॉलेज मेरे लिए बहुत ईज़ी था, हम्म, मतलब बहुत ईज़ी। खासकर इसलिए उस समय मुझे नेतरहाट का एक्सपीरियंस जो काम किया, दैट कॉलेज वाज़ वेरी ईज़ी फॉर मी, हम्म, क्योंकि क्योंकि आप ये जी के आ चुके थे, जो चीज शायद इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में है, तो वो आप उधर हॉस्टल वाली लाइफ और उस तरीके से। हाँ, और मतलब कॉलेज में जो चीज़ें होती थी, कोई ड्रामा सोसाइटी है, कभी फंक्शन ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो हम लोग कर चुके थे, बहुत रेगुलेटेड वे से। तो हमारे लिए वो बहुत ईज़ी था, लोगों से मिलना, बात करना, नए दोस्त बनाना, काफ़ी आसान था कॉलेज में। तो और प्लस जिसको नहीं पता, मैं देशबंधु कॉलेज से पढ़ा हूँ, क्योंकि 12th में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे। और उस समय एडमिशन हो जाता था उतने कम मार्क्स पे भी, अब नहीं होता। अब वो भी अपना कॉलेज ही फैंसी हो गया है, एटलीस्ट मार्क्स के मामले में। तो साउथ कैंपस में देशबंधु कॉलेज कालका जी के पास है। हम्म, तो वहाँ का ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट वाज़ टॉप 10 ऑफ यूनिवर्सिटी, सो दैट्स नाइस। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट। तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया, एंड दैट वाज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस। एंड द फन पार्ट, व्हेन आई गॉट द एडमिशन, उसी समय जब वो फॉर्म में नाम लिख रहे थे वहाँ के एक प्रोफेसर ज़ूलॉजी के, वो बोले, "अरे! तुम नेतरहाट से हो?" हम्म, मैंने बोला, आपको पता है?" जबकि वो हरियाणा के थे। बोले, अरे हाँ, वाह। हाँ, हमारे यहाँ आईएएस ये ऑफिसर हैं, एक वहाँ के हैं, और बहुत सारे दिखते हैं वहाँ से। बोले, वहाँ के हो? इतने कम नंबर क्यों है 12th में? हम्म, मैंने बोला, पढ़ाई नहीं की मैंने। तो बोले, अच्छा, तुमसे उम्मीद है मुझे, ऐसे करके। ठीक है, चलो तुम्हारा एडमिशन ले लेते हैं। सो दैट्स द ओनली थिंग, द एडमिशन। नहीं तो क्या हुआ? यार तो ये बड़ी सही चीज है, आप देखो तो वो लेगेसी कैरी कर रहे हो, मतलब आप किसी ने भी सुना नेतरहाट तो वो रिएक्शन आता है कि अच्छा वहां से हो आप। हाँ, तो वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए। दिल्ली के देशबंधु कॉलेज, मैंने ही नाम नहीं सुना था। उन्होंने मेरे नाम सुना। दैट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो फिर वहीं पे रहे हम 3 साल, 2009 से 12 तक बैचलर्स करने के लिए ज़ूलॉजी में। मतलब अभिलाष, मान लो कि कोई बच्चा झारखंड से या हरियाणा से, यूपी से, मान लो दिल्ली आ रहा है ना, और हुँ। वो 2009 से 12, लेट्स से कि वो पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी आना चाहता है, कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसी चीज़ जो तुम बताना चाहो? ऑब्वियसली मतलब पढ़ाई से रिलेटेड तो क्या ही होगी, बट मतलब ऐसे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ तुम बताना चाहो, कोई हैक, कि हाँ भाई ये, हालांकि बहुत वक्त गुजर गया है, अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल भी गई हैं, बट स्टिल मतलब वो आंतरिक बुद्धि तो सारे बच्चों की अभी भी वही और है। सर तो चैलेंजेस तो अब भी हैं, हाँ, चैलेंजेस तो स्टूडेंट्स के लिए हैं ही। बिल्कुल सेम बिल्कुल चैलेंजेस। बिल्कुल। 2 चीज़ें जो मेरे काम आई, हाँ। जो मैं बता सकता हूँ, वो हम्म, बैचलर्स और मास्टर्स में भी काम आई, 2 चीज़ें। हम्म, पहला कि कॉलेज में अगर हम्म, आप जा रहे हो, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, किसी भी कॉलेज में, हम्म, तो आप जितना कॉलेज में टाइम स्पेंड करोगे, उतना फ़ायदा होगा आपके लिए। हम्म, मतलब आजकल जब से ज़ूम सेशन, ऑनलाइन सेशंस आ गए हैं, हम्म, तो बिल्कुल। दे हैव आइडिया कि वो 7 दिन में से 4 दिन आप घर पे भी सारे क्लासेस ले लो। और हम्म, जैसे तुम्हारा तेज का प्लेटफ़ॉर्म है और बाकी प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें पहले ही सारे सवाल के जवाब हैं ऑनलाइन। बिल्कुल। यू वांना सर्च एनीथिंग, मशीन से लेके बॉम्ब बनाने तक आप गूगल करोगे, आपको मिल जाएगा।
सही बट बात है। कॉलेज में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, सुबह से शाम तक, चाहे आपकी क्लास हो चाहे ना हो। बिल्कुल। अब लोग उसको टाइम वेस्ट करना की तरह से ले सकते हैं, पर आप उसको लाइब्रेरी जाके टीचर्स के पास बैठकर, सीधे उनके केबिन में जाकर उनके पास बैठकर उनसे बात करना, क्योंकि मैंने किया है और मैं यहाँ भी करता हूँ। यहाँ यहाँ पे वो चलता है कि आप मीटिंग का टाइम लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन नॉक ऑन प्रोफेसर्स डोर, चाहे आप, मैं अभी 2 दिन पहले भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद मैंने जो किया है वो, तो उससे आइडिया आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लाइक वो आपका, वही आपका एक्चुअल नेटवर्किंग है जो आजकल जो करते हैं, क्योंकि उस समय जो आप कनेक्शन बनाएंगे वो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। आई स्टिल गेट मैसेजेस फ्रॉम माई कॉलेज प्रोफेसर्स, वो मुझे डायरेक्टली करते हैं कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो। अरे बाप। 4 साल से उनसे बात नहीं की है, बट बिकॉज दे रिमेम्बर मी और देयर आर मेनी पीपल लाइक मी, क्योंकि उनके साथ बैठकर जो नॉलेज है वो लेना बहुत जरूरी है, चाहे आप कितना भी इंटरनेट पे पढ़ लो, उसका मतलब कुछ ये नहीं है। और ये अंकलों वाली सोच नहीं है कि फोन पे लगे मत रहो, ऐसा कुछ नहीं है, उसके अपने फायदे उसके अपने फायदे हैं। बट आप लाइब्रेरी में बैठ के अगर आप तो, और आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठकर आप पढ़ते जब हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सुंदर सुंदर लॉन और ये हैं हर कॉलेज के अंदर, एक्चुअल में हम लोग 5 लोग ग्रुप में बैठ के धूप में ठंड में पेपर्स निकाल के पढ़ते थे वहां। तो कॉलेज में वो वाला जो पार्ट है, और ना ही कि अकेले रह के रूम में बैठ के आप पढ़ाई को गेम खेलो, वो वाली चीज जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी। अगर आपको एडजस्ट करना है तो बहुत आसान चीज है। ये कॉलेज में आपके जैसे और 1000 लोग हैं जो एडजस्ट होने आए, सो व्हाई नॉट एडजस्ट टुगेदर, यू गेट माय पॉइंट। सर इसी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा, सॉरी हाँ, सर, कि जैसे सर इंग्लिश आपने बोला कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े 10th तक, लेकिन जूलॉजी तो जो आपने कॉलेज में पढ़ी हुई शायद तो इंग्लिश मीडियम में होगी पूरी। वो कैसे मैनेज हुआ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज भी। जैसे मैं इतने सारे स्टूडेंट से डील करता हूँ और आज भी जैसे, ठीक है बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल या बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम की तरफ मूव करें, बट स्टिल ऐसे स्टूडेंट्स भी जो अब भी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आप सोचो, मतलब अगर जैसे कोई और सब्जेक्ट है तो हम शायद उन टर्म्स को, कि भाई जूलॉजी की जो टर्म्स हैं उनको समझना हिंदी में, मतलब हिंदी वाला बच्चा आके इंग्लिश में समझता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट रहा होगा। जैसे सचिन सर थे, मृत्युंजय सर, मैं और बिल्कुल वही आंसर देने वाला था मैं। हाँ, पर मतलब वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं एक बहुत बड़े कॉलेज में, और वो भी हिंदी मीडियम से आके इंग्लिश मीडियम में, तो ये एक बड़ा चैलेंज है सर आज भी है। तो इसको कैसे डील किया है, पहली चीज मतलब ये। Abhilash, before you say something, I want to give shout out to Dr. Sachin Kumar Singh, assistant professor right now. तो भाई मतलब I think सचिन से मतलब हिंदी इंग्लिश, मतलब आई ऑलवेज बिलीव कि मतलब ऑब्वियसली एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, और भाई एक ही तरीके से आप उसका पार पा सकते हो बिना उससे डर के, है ना। तो मैं यू नीड टू बी रियली कमिटेड टू इट। सर बहुत लोग यही नहीं कर पाते ना, वो डर ही नहीं खुलता। भाई वो बैठ के तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो क्या बोलते हैं ना कि लेट्स से फोटोसिंथेसिस, वो हिंदी में क्या, मुझे ध्यान है सचिन क्या करता था क्योंकि मैं उसके साथ ही रहता था, है ना। हिंदी की किताब इधर होती थी लिटरली, और इंग्लिश की किताब इधर होती थी, और वो ना मिलान करता था, है ना। और उसने फर्स्ट ईयर पूरा मिलान कर करके केमिस्ट्री पढ़ी है भाई, जो कि हिंदी वो में पढ़ के आया वो केमिस्ट्री, अगला आदमी। तो और मेरा यहाँ पे ख्याल, टोटली इंग्लिश है। हाँ टोटली इंग्लिश है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटली आदमी इंग्लिश में बोल रहे हैं यार आपस में। हमारे तो वहाँ हम लोगों की जहन ऐसे हो जाते थे। और वो ऐसा नहीं है कि कोई सब, जैसे भाई कुछ लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हमारे यहाँ से, जैसे हरियाणा यूपी से इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, है ना। बिल्कुल। लेकिन वो जब दो आदमियों को इंग्लिश में बात करते हुए देख के लग रहा था हमें कोई इम्पोर्टेंट बात चल रही है, राइट। तो सर खड़े होके चल देते थे कि ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं भाई। जीवन में पहली बार मैंने आधे घंटे अंग्रेजी में बात की थी जब मैंने अपना पीएचडी का वाइवा दिया था। हाँ, मुझे जो अंग्रेजी जो समझ में आनी शुरू हुई और जो मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया, वो मैं बिना किसी उसके फिल्टर के बोल दे रहा हूँ, मुझे मूवीज देख कर आया था। हाँ बिल्कुल भाई, इसमें भी आना है मुझे। हाँ है सो है। तो मैंने कम से कम 30 से 40 हजार मूवीज देखी होंगी, अरे बाप रे भाई। कम से कम। और मैं सारी भाषा में मूवी देखता हूँ,
भारत की सारी भाषाओं में और दुनिया की सारी भाषाओं में। अरे वाह! हाँ, तो क्लास 12 तक मैं डब किया हुआ देखता था मूवी। जब तक रांची में था, जो हिंदी में डब करके जो आती थी, वो सारा देखता था। वो अच्छा सर, उसी टाइम से देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आने के बाद या पीएचडी में जाने के बाद, उसी टाइम से देख रहे हो? बचपन से अरे मूवी देखता यार! था और अभी भी देख अरे रहा हूँ, भाई! आज भी देख रहा था। हाँ, पर मैं मूवी मेरे लिए वो बहुत अलग ही चीज़ है मूवी देखना। बहुत सारे लोगों से तो अलग ही है मेरे लिए मूवी देखना। वो बस केवल एंटरटेनमेंट नहीं होता मेरे लिए, जो भी है। तो मैंने बहुत सारी इंग्लिश जो है, वो उससे सीखी है। क्यों? क्योंकि मूवीज़ में इनफॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं। वो फॉर्मल इंग्लिश नहीं बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो बातें करने वाली इंग्लिश बोलते हैं। तो वहाँ से मैंने लाइन्स पिक करना, एक्सेंट पिक करना और जो वर्ड्स क्या बोल के काम चल सकता है आपका, वो सीखना शुरू किया। और मैंने देखा कि उससे काम चल रहा है और फिर मैंने उसी में से अपने साइंटिफिक वर्ड घुसाने शुरू किए। ओके। फिर वही कि मतलब वो सब्जेक्ट के वर्ड्स को कैसे सर मैनेज होता है ना, वो एक बात होती है फिर। सब्जेक्ट को वर्ड को तो ज़ूलॉजी में तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे सचिन ने किया था। वैसे ही हम लोग के पास क्या होता था फर्स्ट ईयर में, एक लिस्ट होती थी कि ये सारे 500 वर्ड्स हैं, जिससे सिंगल मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, उसको याद करना, उसको डेफिनेशन याद करना शुरू होता था। फिर उस पे एक-एक सेंटेंस बनाते थे हम लोग, एक-एक लाइन के और फिर उसको बोलते थे। और प्लस हमारे जो दोस्त थे, वो कुछ इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए थे, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, कि नहीं इसको ऐसे बोलो, नहीं इसको ऐसे बोलो। ये सब मैं अगर मैं घर पे रहता तो मैं नहीं सीखता। तो वही है मेरा कॉलेज का, हाँ, वो सही बोल कॉलेज बजे खत्म हो जाता था, हम लोग 6 बजे तक रुकते थे और मुझे कोई ऐसी नशे की आदत नहीं थी कि सिगरेट पीने के लिए रुक रहे हैं। ठीक है? तो हम लोग एक्चुअल में वो सारी बातें सीखते थे और उसने ही मुझे ग्रूम किया है ये सब चीज़ों के लिए। और प्लस मैंने मूवीज़ और शो से बहुत स कुछ सीखा है एटलीस्ट। मैं इंग्लिश के बारे में तो बोल ही सकता हूँ। बिल्कुल सर, ये मूवीज का जो है मुझे सर ने भी बताया था, अनुज सर ने भी बताया था कि अभिलाष सर मूवीज बहुत ज्यादा देखते हैं। सर ये मतलब फैमिली से ही आया या फिर आपके स्कूल में दिखाते थे? कहाँ से आया कि यार मूवीज देखनी है? क्या मतलब होता है ना कि कई चीज हम देखते हैं कि यार अच्छा ये देख रहे हैं तो मैं मुझे भी देखनी चाहिए, या वो इंटरेस्ट कैसे जगा आपका? और आप हॉलीवुड मूवीज में पर्टिकुलरली, और अब तो हर लैंग्वेज में हर कंट्री की मूवी आप देख रहे हो। नहीं तो वो मेरे पिताजी राइटर हैं। वो पोएम्स लिखते हैं, ए, किताबें लिखते हैं। तो उनसे हमें और उनको संगीत का शौक है, एटलीस्ट सुनने का तो शौक है ही, प्लस गाते भी थे क्योंकि अपनी कविताएँ वो गाते थे। ठीक है? अरे वाह तो बढ़िया। हमारे घर में वो एक माहौल था एटलीस्ट म्यूज़िक सीखने वगैरह का तो नहीं, म्यूज़िक कुछ होता है, गाने कुछ होते हैं, ये हमारे घर में नॉलेज थी। चाहे रेडियो से ही सुन रहे हैं, पर वो सुनते थे हम लोग। और फिर उसी चक्कर में हमने एक भी मूवी जो टीवी पे आई है छोड़ी नहीं थी, बचपन से। लाइक जो भी आई, शुक्रवार, शनिवार को 2-3 मूवी आता था दूरदर्शन पे, वो देखते थे और जब से डिश टीवी आया 1999 से तब से वो सारे हम लोग देखते थे। तो वहीं से वो आदत बनी और फिर थिएटर्स में जाना शुरू हुआ रांची में क्योंकि 2 साल रांची में थे तो वहाँ अकेले रहने का मिला, घर से बाहर निकलने का मौका मिला। नेतरहाट में कुछ भी अलाउ नहीं था। तो हमने रांची मिला तो वहाँ से मेरा मूवीज़ थिएटर में देखने का शौक बढ़ा और मेरा एक दोस्त था मनीष, ही इज़ अ डॉक्टर नाउ इन रांची। और एमबीबीएस, एमडी कर चुका है वो, डॉक्टर है। वो बहुत नॉवेल्स पढ़ता था, इंग्लिश नॉवेल्स और बहुत इंग्लिश मूवीज़ देखता था। So he showed me a way to watch good movies, actual good movies of Coppola और बड़े-बड़े डायरेक्टर्स का। बोला कि ये भी देखा करो, ये अच्छा है। क्योंकि उसके भैया आईआईटी खड़गपुर में थे। तो ऐसे सीप होकर आया मेरे तक वो चीज़ें आई। बढ़िया बढ़िया। तो वहाँ से फिर मेरे वो नॉलेज बढ़ा, तो शाउट आउट टू हिम और फिर मैंने उसको पकड़ लिया तो मेरा मन था ही आर्ट, म्यूज़िक ये सारी चीज़ों में। तो फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं और मेरे बहुत काम भी आया वो। तो ये एक बढ़िया मैसेज हो गया जो स्टूडेंट या जो भी देख रहा हो कि भाई मूवीज देख लेनी चाहिए। सही है, हाँ देख भाई। लो कहाँ झारखंड से यूएस जा सकते हो, मूवीज देख लो। मतलब है ना? यूएस वाली इंग्लिश तो सीख ही सकते हो। हाँ, अरे नहीं वही और बोल रहा वो हूँ, उसको यूज़ कैसे करना है, वो है, हाँ उसको यूज़ कैसे करना है। हाँ, मतलब दो ठीक आदमी है, बोलते हुए ये नहीं लगेगा कि कुछ नई बात हो रही है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ पकड़ मतलब जाओगे कि बातें क्या चल रही हैं। हाँ घूमने अरे जाने वो की बात चल रही है बस। जो पहले डीवीडी रेंट करके लाते हैं, हम्म तो मैं ₹10 की डीवीडी रेंट करके लाता था दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे शॉप थे उसके। और उस समय टॉरेंट वगैरह थे नहीं मेरे पास। तो हम्म डीवीडी रेंट करके जो पहले पीसी में उसको कॉपी करते थे, तो उसमें सबटाइटल्स नहीं आते थे। हम्म तो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, मैं नया-नया आया था।
तो उस समय subtitles.com ऐसे वेबसाइट्स होते थे, तो उससे डीवीडीज के सबटाइटल डाल के वीएलसी मीडिया प्लेयर पे उसको कॉपी करके देख देख के कि वो जो बोल रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो वैसे वैसे करके सुनना, अंग्रेजी सुनना सीखना। तो अब मैं कोई भी एक्सेंट में मूवी देख लो, वो मैं समझ लेता हूँ। तो वैसे करके मैंने पकड़ना शुरू किया शब्दों को और बोलना शुरू किया। ये सही है। एक्चुअली हो सकता है सर उस टाइम पे आपके पास यही सच है। उस टाइम पे हमारे पास मूवीज का सोर्स मृत्युंजय शर्मा सर ही होते थे जब आप डीवीडी या सीडी खरीद रहे थे क्योंकि इन्हीं के पास सारी मूवीज मिलती थी। तो सर बढ़िया, मतलब आपने ग्रेजुएशन अपना किया और उसके बाद मास्टर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है। अभिलाष, इसमें डिपार्टमेंट बिफोर यू स्टार्ट विद योर मास्टर्स एंड पीएचडी जर्नी, आई थिंक बहुत जो भी बच्चे इसको देखने वाले होंगे, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है बताना। ऑब्वियसली जो लाइफ थी, आई एम श्योर वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, बट आई थिंक उसके अलावा भी एक छोटा सा तुम ये जरूर बताओ कि जैसे मास्टर्स के लिए तैयारी कैसे करी, है ना, या जैसे पीएचडी के मेरे ख्याल नेट और इन सारी चीज़ों के लिए, मतलब वो तैयारी पे ऑब्वियसली बहुत एकेडमिक डिस्कशन तो अभी क्या ही हो पाएगा, बट एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज मतलब हाँ, ये चीजें कि कौन सा एक एग्जाम है, जैसे यूनिवर्सिटी का तो अपना एक एग्जाम होता है, इसके अलावा भी क्या अदर यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं इंडिया में ही अगर बात करें मास्टर्स के लिए, या फिर जैसे फॉर अब्रोड जाना है किसी को, अब्रोड जैसे मृत्युंजय सर ने अब्रोड यूके से अपनी मास्टर्स की। तो सर मृत्युंजय सर, मैं चाहूंगा कि आप भी ये चीज बताना कि भाई ग्रेजुएशन ठीक है आपने इंडिया से कर लिया, इसके बाद इंडिया में भी आप मास्टर्स कर सकते हो, अब्रोड में भी कर सकते हो, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और दूसरी चीज इसमें कि क्या स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है, या फिर खुद से फंड करके जाना पड़ता है। ठीक है अभिलाष, पहले तुमसे शुरू करते हैं। तो जब मैं बैचलर्स में गया एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में, तो मैं उसी मूड में था जैसे मैं रांची में वगैरह था। सो आई यूज्ड टू नॉट स्टडी अ लॉट, बट मेरे लिए बैचलर्स थोड़ा आसान था, क्योंकि मुझे चीजें ज्यादा समझ में आई थी, क्योंकि वहाँ पे मोर एनालिटिकल था, रटने वाला ज्यादा नहीं था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी बहुत अच्छा था, एंड आई हैव ओनली पॉजिटिव थिंग्स टू से अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। कोई भी सोच रहा होगा कि बैश करना, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था। मेरे सबका सब तो बढ़िया है सर, हम वही मिस करते हैं हम लोग। तो उसके बाद हमें पता चला कि जो हमारे थर्ड ईयर सीनियर थे, वो लोग मास्टर्स में चले गए, एंड देन आई गॉट टू नो दैट इफ यू आर इन, उस समय मास्टर्स की 96 सीट्स होती थी, जिसमें हाफ ऑफ द सीट्स एंट्रेंस एग्जाम से क्लियर होती थी, हाफ आपके मेरिट पे होती थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 50 कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं आपके सब्जेक्ट के, उनमें से जो टॉप 22 होंगे वही जा सकते हैं मास्टर्स करने। अच्छा। तो उस समय जुलॉजी, डिपार्टमेंट में हाँ, 1000 से 1200-1500 लोग होते थे, उसमें आपको टॉप 22 में रहना पड़ता है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर तक ये बात मुझे पता थी नहीं, तो मेरे नंबर आए एवरेज, ऐसे ही नंबर आए। तो तो फिर मुझे पता चला, फिर मेरे भैया ने बोला कि नहीं, अब तुमने मस्ती तो कर ली अपनी जगह पे, ठीक है वो, बट अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि मास्टर्स में जा भी सको, एंट्रेंस क्लियर करना वगैरह। तो फिर थर्ड ईयर में जाकर थोड़ी मेहनत शुरू हुई। पूरे थर्ड ईयर मैंने एक भी क्लास बंक नहीं किया, नॉट अ सिंगल वन। सारी क्लासेस अटेंड की, सुबह से शाम तक सारी क्लासेस, एंड आई वाज द गाई, मतलब कि ये मैंने ध्यान दिया, एंड देन मैंने टॉप किया वहां पे, और मेरे इतने नंबर आए उसमें कि मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा 18th रैंक था पूरे डीयू में। गुड। तो हाँ, सो मेरा डायरेक्ट एडमिशन तो हो गया, बट वो नंबर जो है आपके रिजल्ट, एंट्रेंस के रिजल्ट के बाद पता चलते हैं। तो एंट्रेंस देना पड़ता है। तो आपको पता नहीं है कि होना क्या आपके साथ। तो मैं और मेरे दोस्त ने पिछले 3 साल की जितनी किताबें थी वो चाट मारी। और उस समय आजकल बुक्स के चैप्टर्स प्रेस्क्राइब होते हैं, उस समय बुक्स प्रेस्क्राइब होते थे कि फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए ये 10 किताबें हैं। ये तो हमारे साथ सीनियर्स यही बोलते थे। और अभी के सेमेस्टर सिस्टम में उनको लिखा रहता है कि इस बुक का चैप्टर नंबर 4, उस समय ऐसा कुछ नहीं था जी। ये 10 किताबें हैं। भाई केमिस्ट्री की केएल कपूर फर्स्ट ईयर से शुरू हुई, केएल कपूर वो वॉल्यूम खत्म 1, ही केएल नहीं कपूर हुई। वॉल्यूम 2, केएल कपूर वॉल्यूम 3, केएल कपूर वॉल्यूम 4, खत्म ही नहीं हो रही थी। सर उसने मास्टर्स तक साथ दिया है भाई। हमें हमारे कॉलेज में इंडियन ऑथर्स पढ़ना अलाउ नहीं था। ओह वाओ। अलाउ ही नहीं था। हमारे में इंडियन ऑथर ही सर थे। हम इंडियन ही पढ़ रहे थे। नहीं, तो हमने जैसे एक-एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 किताबें पढ़ी हैं।
लिटरली हार्ड कॉपी लेके पूरा पढ़ा है हमने 500 पेजेस। We were two different types of students, very clearly. तो उससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं आया, बट पढ़ना आ गया कम से कम। हाँ, ठीक है, हाँ पढ़ना आ गया, अंग्रेजी किताबें पढ़नी आ गई। बिल्कुल। तो वो हमें पूरी आती थी। और मेरा दोस्त शुभेंदु शेखर, वो भी एक डॉक्टर है, अभी वो हैदराबाद में था, नाउ ही इज इन बिहार। तो हम दोनों आगे पीछे बैठे थे, तो हमने क्लियर किया वो भी, तो हम भी 13 या 14 रैंक था। ये आगे पीछे वाला क्यों बताया आपने? ये जरूरी बताना जरूरी है। उस समय क्या था कि उस समय स्ट्रेटजी से हम लोग सब करते थे सारा काम। हाँ, करते, पर वहाँ कुछ काम नहीं आया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ड्यू का सिस्टम क्या है। तो वहाँ के सीट्स हाँ, ऐसे ये रहते। स्टूडेंट को क्लियर कर देते हैं सर कि ये अब नहीं चलेगा भाई, आगे पीछे वाला जो है। स्ट्रेटजी मत लगाना। हमने ये स्ट्रेटजी लगाया कि हम दो दोस्त हैं, और उस समय जाकर फॉर्म सबमिट करने जाना पड़ता था फिजिकली। हम लोग ने सबमिट किया, और जैसे ही सबमिट किया वो नंबर लिखता था कि अच्छा आपका ये रहा। फिर दूसरा आपका दोस्त सबमिट किया तो उसका नंबर ये रहा। तो हमें लगा चलो बैठेंगे, चीटिंग आएगी बहुत, काम वगैरह बहुत आएगी। हम लोग बैठे हॉल में, चीटिंग बहुत काम नहीं है, क्योंकि 10 प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट के वो ऐसे टहल रहे थे वैसे। वो तो काम नहीं आई, बट हमारी तैयारी अच्छी थी। एंड हम दोनों ही उसमें पास हुए, और उसमें भी आ गए। हमारा रैंक दोनों में आ गया, मेरिट में भी और एंट्रेंस क्लियर में भी। आई थिंक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने की, मतलब क्योंकि बच्चों के लिए हम बना रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, अगर आप डिजर्विंग हो तो आप जाओगे, लेकिन अगर आप डिजर्विंग नहीं हो और अगर आप चले गए तो आप निकाल दिए जाओगे, है ना? हाँ, मतलब ये भी होता है। कोई ये नहीं है। मेरे बैचमेट नेक्स्ट ईयर आए थे, एक साल तैयारी करने के बाद, कुछ बैचमेट्स, क्योंकि भाई 800 900 1,500 लोगों में 20 लोगों का होना है, तो भाई कुछ तो चाहिए। और प्लस हमारा कॉलेज इतना फेमस भी नहीं था। हम लोग सोचते कि यार हिंदू, हंसराज और स्टीफन वहाँ के बच्चे, किरोरी मल और रामजस है यहाँ पे, तो उनके बच्चे आएंगे, देशबंधु के बच्चे कहाँ जाते हैं। बट हमारे सीनियर्स गए थे, तो हमारे पास ये उम्मीद थी कि हमारे अगर 4 सीनियर जा सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं। तो हमारी बैच में से 7 लोग आए थे, आउट ऑफ 96 7 आर वेयर फ्रॉम देशबंधु। तो हमने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके ही आए थे बहुत सारे लोग, और मैं और मेरा एक दोस्त मेरिट से था। ठीक है, तो वैसे हम लोग वहाँ पे मास्टर्स में आए। तो सर वो एक और चीज में यहाँ पे कि अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं जो जूलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रही हों, या जो स्टूडेंट जूलॉजी से, क्योंकि आप जूलॉजी से हैं पर्टिकुलरली, मृत्युंजय सर केमिस्ट्री से, तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आप बताना चाहोगे कि स्टूडेंट्स को उनके भी एग्जाम देने चाहिए? चलो आप तो सर मतलब आपने भी और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दिए थे उस टाइम पे, या सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही? नहीं, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही दिया था, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, मुझे दिल्ली छोड़ना नहीं था। मुझे दूसरा ऑप्शन था एक जेएनयू का देने का, बट वो मैंने दिया नहीं था, क्योंकि जूलॉजी बहुत कम ही यूनिवर्सिटी में अब है। जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी उसी में है। अब बाकी जगह पे बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, जो भी टेक्निकल साइंसेस हैं, अब वो आ गई हैं, क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन अच्छा होता है, और आपको एक पाथ क्रिएट करता है अच्छी पीएचडी करने का। बिकॉज देन यू विल बी नॉलेजेबल ऑन वन टॉपिक, रादर देन जूलॉजी में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ये प्लांट, ये एनिमल के, बैक्टीरिया के नाम से लेकर आपको इवोल्यूशन ऑफ मैन तक पढ़ना पड़ता है। इतनी चीजें पढ़नी पड़ती है। और अगर आप स्पेशलाइजेशन करोगे, जैसे एंथ्रोपोलॉजी अगर आप करोगे, तो केवल आपको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और या बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो केवल सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में लोग ज्यादा तैयारी करने लगते हैं जब मास्टर्स करने, बैचलर्स करने के बाद। मुझे जूलॉजी इसलिए करना था क्योंकि जूलॉजी का जो डीयू का सिलेबस था वो बहुत अच्छा था, और वो बहुत अप्लाइड था, सो यू कुड गो एनीवेयर। प्लस मेरे सीनियर्स भी गए थे वहां, तो एक वो बात हो जाता है कि वहां मुझे मदद मिल जाएगी अगर मैं वहां जाऊंगा। तो वो भी एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि देशबंधु में भी वो कल्चर वही था, दोस्ती का कल्चर था। तो उनका था कि आप यहाँ आ जाओ, तो हम लोग आपको बता देंगे यहाँ पे 4 सेमेस्टर कैसे अच्छे से गुजारने हैं। तो वो कॉलेज में अगर मैं नहीं रहता तो मुझे नहीं पता होता। तो इसलिए भी ये फायदा किया मेरा। और माय सीनियर्स यूज्ड टू कम टू कॉलेज एंड दे यूज्ड टू गेट बुक्स फ्रॉम मास्टर्स, और हमें देते थे, बोलते कि ये पढ़ो, ये टीचर्स क्वेश्चन सेट करते हैं, और ये एग्जाम में तुम्हारे फायदा करेगा। तो वहाँ सीनियरिटी वहाँ भी अच्छे से काम आती थी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे लिए तो बहुत काम आई थी। बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब अदर यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं अपन, तो वहाँ पे भी ट्राई करना चाहिए। तो जेएनयू,
JNU, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी साउथ इंडिया में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बोला ही। लोग बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल साइंस के लिए लोग जाते थे जामिया इस्लामिया, काफी लोग जाते थे, ठीक है। और इट वाज वेरी फेमस, वो डिपार्टमेंट उस समय बहुत फेमस था और बहुत लोग जाते थे वहां पे, मेरे कई दोस्त लोग गए भी थे। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी उस समय काफी फेमस थी, क्योंकि नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन वेयर हाईएस्ट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन दोस टाइम्स। इवन 1-2 सालों आईआईसी को भी टॉप कर गया था, इतनी अच्छी पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च और पढ़ाई होती थी, मास्टर्स होती थी। तो ये सारी यूनिवर्सिटी पहले सब पहले टैकल करते थे। फिर इनमें से कहीं किसी का नहीं हुआ तो हो जाता था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। वो था उनका लास्ट रिजॉर्ट, और हर साल कुछ बच्चे डीयू से जाते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। बिल्कुल जाते हैं सर। हाँ, जाते हैं। हाँ, जैसे ऐसे ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी है हरियाणा में, वहां भी केयू जाते तो हैं है, लोग। ऑब्वियसली केयू बहुत अच्छा है। आई तो थिंक ये एक एक एक, सबको फॉर्म एक भरना क्विक चाहिए। एडिशन और कर दूं, एनसीबीएस और जेएनसीएसआर, कोई बच्चे अगर मास्टर्स करना चाह रहे हैं और बहुत मतलब जैसे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एनसीबीएस में होता है ना, ये जेएनसीएसआर में बायोटेक्नोलॉजी होता है, राइट। और जैसे कुछ लड़कियों के लिए भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि वो लोग बनस्थली विद्यापीठ है हाँ, बनस्थली बहुत अच्छा है सर। टोंक राजस्थान में। तो इस तरीके की यूनिवर्सिटीज भी हैं, मतलब ऑब्वियसली अभिलाष अभी बता रहे हैं कि वो दिल्ली एनसीआर के कौन कौन से किस किस में मतलब जाया जा सकता है, एक आई थिंक मदुरई कामराज बताया उन्होंने। लेकिन उसके अलावा ये भी हैं, अगर आपको दिल्ली एनसीआर से थोड़ा बाहर निकलना है ना भाई, थोड़ा सा और जगहों पे जाना है, तो तो ये भी 2-3 ऐसी तो है। हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा कल्चर था WII जाने का, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में, जो ओके। वहाँ जाने का बहुत बड़ा कल्चर था, क्योंकि जिनका भी इन्वायरमेंटल साइंस में इंटरेस्ट था और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, वो लोग, जैसे इसने बोला एनसीबीएस, तो वो WII भी देहरादून बहुत लोग जाते थे और गए हैं। और वहाँ पे अलग टाइप की फैसिलिटी है, वहाँ आपको पूरा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है 2 साल के मास्टर्स के लिए, आप पैसे देकर भी जा सकते हो, पर काफी टफ उसका इंटरव्यू एग्जामिनेशन होता है। प्लस कंपनियां भी आती हैं कॉलेज में जॉब के लिए। मेरे ओके। बैच में हाँ, बंधु से भी प्लेसमेंट वाला भी है। प्लेसमेंट हुआ है उनका, वो जो अभी तक जॉब कर रहे हैं। एंड कंपनीज फ्रॉम एजुकेशन कंपनी लाइक आकाश, फिटजी से लेकर टेक कंपनियां भी आती हैं, और जो वो लोग जॉब पे जाते हैं। बिल्कुल। सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं मृत्युंजय सर से ये तो हम लोगों ने इंडिया वाली यूनिवर्सिटीज की बात कर ली सर। मृत्युंजय सर, आप यूके गए है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो वहाँ कैसे, वो क्या प्रोसेस है, कैसे जाते हैं, क्या स्कॉलरशिप है, आपको फेलोशिप थी, कैसे आपने किस तरीके से उसको फॉलो किया था? यार तो राकेश, सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने आईआईटी जैम, आईआईएससी, आईसर पुणे और चौथा टीआईएफआर, ये 4 एग्ज़ाम दिए। सिर्फ मैं आईसर पुणे का रिटर्न निकाल पाया, इंटरव्यू में मेरा नहीं हो पाया। उसके अलावा मेरा कहीं मतलब एज सच उस समय इंटरेस्ट था नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जाने का। लेकिन अगेन लाइक मैं हमेशा से मेरा ये रहा है कि कुछ और क्या कर सकते हैं टाइप, है ना। तो मैंने फिर मतलब मैं उस समय बाहर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था, है ना। तो वहाँ सिर्फ यूके में अप्लाई कर रहा था मैं। तो यूके में अप्लाई करने के लिए मेनली यही था कि भाई अच्छे रिकमेंडेशन हो, तुमने पीछे क्या किया हुआ है, तुम्हारे मतलब मार्क्स वार्क्स ठीक ठाक है नहीं है, वो सारी चीज़ें थी। मेरे को पॉलीमर साइंस पढ़ना था, और मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का काफ़ी अच्छा है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत सारे हैं उनके, सारी चीज़ें। तो वो मतलब सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए मैंने वहाँ अप्लाई किया। मास्टर्स में मेरे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, लेकिन पीएचडी के लिए मेरे को ईपीएसआरसी केस अवार्ड एक होता है, वो पीएचडी के लिए मिला। और वहाँ मैंने मैनचेस्टर में ही मास्टर के मतलब मास्टर्स मैंने मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट से किया, और फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैंने पीएचडी करी। लेकिन जो बच्चे और मतलब जैसे यूएस अगर जाना चाहते हैं तो आप जीआरई दे सकते हो, है ना। ओके, तो सर मतलब आपने डायरेक्ट अप्लाई किया था या आपने भी एग्जाम दिया था, नहीं जैसे नहीं, जीआरई या आइलेट्स? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ आइल्स दिया था। ओके। सिर्फ आइल्स दिया था, और मतलब वो काफ़ी आसान एग्ज़ाम होता है आइल्स, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आइल्स दिया था, तो मास्टर्स में मेरा हो गया था उसमें। यूएस जाने के लिए जीआरई देना पड़ता है। मैंने मेरा एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेगन करके, है ना। तो मतलब उनमें भी एग्ज़ाम होते हैं, तो वो एग्ज़ाम हुआ था। तो इस तरीके से मतलब अगेन लाइक मैं यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहा था कि जहाँ पर थोड़ा मटेरियल साइंस पढ़ा जा सके। मेरा उस समय रुझान काफ़ी था मटेरियल साइंस की तरफ।
तो ये तो मतलब बाहर का मेनली मतलब वो एक अलग रूट है ना, वो एक अलग मतलब वो भी एक अलग तपस्या सी है, मैं सच बताऊं तो, है ना। बट एनीवेज आज हम अभिलाष की बिल्कुल बात कर रहे बिल्कुल, हैं। मतलब ये हाँ आप जो एक बात और बता रहे थे कि अगर बाहर से आपको पीएचडी या मास्टर्स करना है तो वहां पे आप जैसे अभी मटेरियल साइंस की बात कर रहे हैं या पॉलीमर्स की, तो पर्टिकुलरली एक फील्ड में आप चूज कर सकते हो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हाँ ये हाँ अच्छी चीज है वहां पे। हाँ, ठीक ये है, अच्छा है बहुत यार। good। मतलब आप, जब मेरे को पॉलीमर्स पसंद थे तो मैंने पॉलीमर साइंस पढ़ा, और फिर वही मेरा पीएचडी भी रहा उसी ओके में। ओके, हाँ। ठीक है, अभिलाष सर पे आते हैं। सर हाँ। मैं मास्टर्स करते हैं डिपार्टमेंट से, तो हम्म यहाँ पे वो वाली चीज नहीं आई क्या आपके साथ, जैसे हमारे साथ होता है यार, एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ ये होता है कि यार नेट निकालो, हम्म यहाँ पे ही जॉब करो किसी कॉलेज में और यहीं पे पीएचडी करो। तो आपको वो यूएस वाली चीज कैसे आती है कि भाई मेरे को तो यूएस जाना है, यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में या फिर नेट निकाल के चीजें नहीं, करना? तो मैंने पीएचडी तो इंडिया से ही की, नेट निकाल कर। हाँ, हम्म पोस्ट डॉक करने यूएस पोस्ट गया डॉक था। के लिए आप बाहर आए? हाँ। हम्म तो पीएचडी में मतलब वो नेट, इसलिए जब हम लोग मास्टर्स में थे तब वी गॉट टू नो दैट कि एक नेट एग्जाम होता है, और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, और वो सारे सब्जेक्ट्स में होता है जो यूजीसी कराती है। बिल्कुल और उसमें लेकिन कुछ जो अप्लाइड साइंसेज हैं, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंस, ऐसे करके 6 सब्जेक्ट हैं, उसको सीएसआईआर ज्वाइंट कराती है यूजीसी के साथ। तो उसको सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बोलते हैं। बट यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो सारे सब्जेक्ट में, चाहे आपके लोकल लैंग्वेजेस हो, जो भी रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट है उसमें अपना अलग से वो कराती है नेट एग्जाम। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, यूजीसी का नेट अलग है और बिल्कुल, सीएसआईआर यूजीसी नेट सीएसआईआर वाला। अलग है। ठीक है, तो जैसे मृत्युंजय का, मेरा, हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसमें सीएसआईआर का अलग से एग्जाम होता है, केमिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंसेस। तो वो क्लियर करना एक नेसेसरी है किसी को भी पीएचडी करने के लिए, ये मान लिया जाए। इस ऐसा कोई रूल नहीं है कि यू हैव टू बी अ नेट टू डू अ पीएचडी। हाउएवर, अगर आप नेट करते हो तो यूनिवर्सिटी से आपको कुछ पैसे मिलते हैं, जो हम्म आपकी सैलरी या स्टाइपेंड कहा जाता है। जेआरएफ। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी का रूल है कि अगर आपके पास नेट है तो आपको कुछ एक मानदेय मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। हाउएवर, अगर आप टॉप रैंकर्स में हो जो, तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, और जो हमारे समय तो 16,000 या 20,000 थी, अब वो बढ़कर 44,000 हो गया। बिल्कुल तो शुरुआत में ही आपको, अगर आपको पीएचडी पढ़ाई करने के लिए आपकी पहली सैलरी 40 से 50,000 रुपए में आपको मिलेगी। नॉन टैक्सेबल सैलरी होती है जो सीधा आपके अकाउंट में आएगी हर महीने। और अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो आपको 5 साल तक सैलरी मिलेगी। बिल्कुल, ये पीएचडी रूल। पीएचडी के टेन्योर में आपको पूरा इतना पैसा मिलता अगर पीएचडी 7 साल है तब नहीं मिलेगा, आपको 5 साल का ही रहेगा। पैसा मिलेगा, क्योंकि ओके। पीएचडी के जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं वो है 5 इयर्स इज द एवरेज पीएचडी। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका क्लियर रहेगा उनको 5 साल के लिए पैसे मिलेंगे, प्लस आपको साल में 20 से 30,000 रुपए आपको मिलेंगे रिसर्च करने के लिए भी मनी। उसको आप यूज कर सकते हो अपना कंप्यूटर लेने के लिए, लैब का कुछ इक्विपमेंट लेने के लिए, या अपने काम में कहीं आप ट्रैवल्स पे जा रहे हो तो उस पर यूज करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा स्कीम है जो शुरू से ही है, आज के 50 साल, 100 साल पहले से ही है, जो आपको थोड़ा सा एम्पावर करता है कि अब आप घर के पैसे पे नहीं हो। पहली बात ये सभी के लिए बहुत जरूरी है, और एक लड़के के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बोलने में कोई शक नहीं, कोई मतलब कोई वो नहीं है मुझे। तो वो थोड़ा सा आपको वो बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है, क्योंकि 40-50,000 रुपए भले ही दिल्ली के लिए कुछ ना हो, बट जीरो से बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सर। और वो हमारी मतलब वो काइंड ऑफ पहली सैलरी ही होती है ना, तो आपने जैसा बोला तो वो अच्छा ही होता है। अब बशर्ते आपने मास्टर्स या बैचलर्स में कुछ और काम ना किया हो, क्योंकि कई सारे बच्चे जब वो मास्टर्स करते हैं तो साथ में ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग सेंटर पढ़ना पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उस समय 21-22 साल की उम्र हो चुकी होती है, एंड दे वांट टू अर्न मनी, एंड एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी। ठीक है, वो भी कर देते हैं। बट मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि एक बार मास्टर्स खत्म कर लो, देन हम्म, स्टार्ट, एक बार पढ़ाई अच्छे से कर लो। और जो नेट का एग्जाम होता है काफी टफ होता है। कई लोग बोलेंगे जिन्होंने पहली बार में क्लियर कर लिया कि काफी इजी होता है, बट आपको पता लगना कि क्या कैसे एग्जाम देना है, उसी में कई बार 2-3 अटेम्प्ट चले जाते हैं आपके। बिल्कुल अ, तो अटेम्प्ट गिनना उससे अच्छा है कि मतलब नेट का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, क्योंकि अराउंड 70 to 80,000 लोग एटलीस्ट देते थे पहले, अभी भी देते हैं, और उनमें से नेट होता है, और डिपेंड ऑन कैटेगरी, क्योंकि हमारे यहाँ वो भी सिस्टम है।
तो जनरल में 100 लोगों का JRF हुआ या 150 लोगों का JRF हुआ, वैसे कुछ होता है। तो ये बात भी ध्यान रखना बिल्कुल। जरूरी है। तो पीएचडी का हम सुनते हैं, जैसे पीएचडी का सुनते माइंड में यार कि बहुत हेक्टिक होता होगा लाइफ, कि यार लैब गए, काम किया, प्रोडक्ट बनाया, आगे। मतलब मैंने आईआईटी में काफी लोगों को ऐसे काम करते हुए देखा, वो लाइक कि अलग ही हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं बाकी दुनिया से। क्या आपके साथ भी ऐसा था? मतलब मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लोगों को देखा मैंने कि जो पीएचडी कर रहे हैं वो एकदम आइसोलेट है, वो सिर्फ तो सुबह लैब जा रहे हैं, शाम को आ जा रहे हैं। क्या इतना वर्क है? इस सवाल का एक ही जवाब है, हाँ। ऑप्शन होते हैं ना ABCD, इस सवाल में एक ही ऑप्शन है, अरे हाँ। सर सही में। और ये तुम चाहे नामीबिया में बंदा कोई PhD कर रहा हो, चाहे होनोलुलु में कर रहा हो, इंडिया में कर रहा हो, कहीं भी, तो उसका एक ही जवाब है, हाँ। सर ये यूएस में जो अभी पीएचडी कर रहे होंगे आपके साथ में, जो मतलब जो लोग जूनियर्स होंगे आपके, उधर भी एमजे सर, उधर भी यही हाल है? हर जगह भाई, हर जगह जो भी तुम्हें पीएचडी कर रहा है। तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा कि सैटरडे संडे PhD का बंदा लैब नहीं आ रहा है नहीं। यहाँ पे, ऐसा दिख नहीं, सपोज नहीं भी आ रहा हो, तो उसका जो ये है, ये कहीं और नहीं रह सकता। मतलब सीरियस PhD स्टूडेंट है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उसकी बात नहीं हो रही जो हमारे गांव में 10,000 रुपए में PhD खरीद लेते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। असल में वर्किंग PhD स्टूडेंट है, उसकी बात हो रही है। तो PhD मेरे हिसाब से, जो मैं मानता हूँ, और बाद में लोग मानने लगते हैं, पहले लोग मना करते हैं, कि जैसे आप गिटार सीखते हो, आर्ट कुछ सीखते हो, लाइक दैट यू कैन नॉट बी लाइक, ओह हम 9 से 5 सीखेंगे और साथ सीखेंगे, नहीं, वो जॉब नहीं है। मतलब ये एक प्रोसेस है। हाँ, आई थिंक इसमें मतलब आई एग्री लाइक व्हाट जो अभी तक बात हुई है उससे मैं एकदम 100% मतलब सहमति है। लेकिन एक ही चीज़ बस यूएस यूके कल्चर में थोड़ा सा ये है कि मेरा सुपरवाइजर मेरे को ये बोलता था कि मंडे टू फ्राइडे व्हेन यू आर इन ऑफिस यू वर्क रियली हार्ड, यू आर इन लैब यू वर्क रियली हार्ड, सारी चीज़ें हैं, काम कर, मेहनत कर, है ना, अच्छे रिजल्ट्स ला। लेकिन सैटरडे संडे यू शुड हैव अ हॉबी, है ना। हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। तुम बाहर निकलो। तो हम लोग क्या करते थे, हम क्रिकेट खेलते थे या बाहर जाते थे, या मतलब जो भी, अब जैसे मैं फिल्में बनाता था, अपने हमारी फिल्म मेकिंग सोसाइटी थी मैनचेस्टर की, उन लोगों के साथ, है ना। तो अलग अगेन लाइक वो यूएस यूके में एक थोड़ा सा कल्चर वो अलग, बस इतना ही है। हालांकि मुझे पता है कि अभिलाष के मतलब यहाँ पर एटलीस्ट कैंटकी का मैं बता सकता हूँ, बिकॉज आई हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद अभिलाष। तो कैंटकी में आई थिंक ये लोग, दे दीज गाइज आल्सो हैव देयर ओन हॉबीज, देयर ओन क्लब्स एंड हाँ, कल्चरल यहाँ ग्रुप्स। हाँ पे यहाँ पे इस चीज को पुश किया जा सकता है कि जाता है कि आपका जो पर्सनल लाइफ है हाँ इतना हैम्पर ना हो, प्लस यूनिवर्सिटी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, बिल्कुल PI उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जो अपनी जिंदगी जी रहे हो आप जियो, पर जितने देर यहाँ पे हो अच्छे से आप काम करो, हम्म ठीक है। बट अगर आपका काम है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सैटरडे इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि काम है ये। एग्री। और PhD एकमात्र ऐसा चीज है पूरे वर्ल्ड में जिसमें आप पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हो अपने सक्सेस के लिए, डायरेक्ट डायरेक्टली। और जिसका पैसा यूज कर उसको पता भी नहीं है कि कभी उसका कुछ होगा भी कि नहीं, क्योंकि दैट कैन बी योर फेल्ड एक्सपेरिमेंट। सवारी बनती है कि आप, but that is the but that is the cost, that is the cost of doing research, because जब बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम या बुरा काम करेंगे तब जाके एक वैक्सीन बनेगी, है ना, वही वही चीजें निकल के दुनिया आती बच हैं। पाएगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसलिए सीरियसली लेना चाहिए, वो मेरा हाँ पॉइंट है। आई एग्री। ठीक, बहुत सारे पैसे से काम चलाओ रिसर्च होता है, और बिल्कुल बहुत सारे काम चलाओ रिसर्च से एक अच्छा रिसर्च पैदा होता है, जैसे बिल्कुल वैक्सीन बनने की बात हुई, ठीक है। बिल्कुल। तो इसलिए आप उसको डेज से या टाइम से डिफाइन नहीं कर सकते और कि वो एज नौ, से भी डिफाइन नहीं कर सकते कि आप हाँ 32 साल के हो गए हो आप पीएचडी कर रहे हो, 32 साल का आदमी ही पीएचडी करता हाँ है ना। कभी नहीं, हाँ। ओके। हाँ बच्चा मूवीज देखता है सबटाइटल डाल के, हाँ ठीक हाँ हाँ मतलब जिन लोगों की उम्र हो जाती है वही पीएचडी करते हैं, वही अच्छा काम करते हैं, वही फिर अगेन एज आई सेड वैक्सीन वही निकालते हैं, जो एलईडी ओएलईडी जो आपकी टीवी में ये बिल्कुल, सारे काम होते हैं, वो काम वो यही लोग करते हैं, लैब जो में ही हो रहे होते हैं वो। मतलब लैब में ही हो रहे होते हैं। तो ये, वही। और अगेन एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, आई एम सॉरी मैं बहुत टॉपिक से भटक रहा हूँ, बट आई एम रियली पैशनेट अबाउट दिस, कि आई थिंक ये बड़ी है ना अजीब सी बात लगती है कि रिसर्च क्यों हो रहा है
और इन लोगों को ये पैसा क्यों मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। इस पूरे दुनिया की हिस्ट्री उठाओ और इस दुनिया का जो अभी प्रेजेंट है वो उठाओ, तुम्हें पता चलेगा कि जो कंट्रीज अपने रिसर्च पे इन्वेस्ट करती हैं, अपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करती हैं, वही कंट्रीज टॉप नॉच कंट्री हो पाती है, राइट। बिल्कुल वही कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी हैं जिन लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी पे, जिन लोगों ने अपने रिसर्च पे काम जिन्होंने किया। प्रूव भी करके दिखाया डिफरेंट हाँ, डिफरेंट फील्ड्स में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्रूफ ऐसे नहीं होता यार कि तुमने वो कॉलेज में बिना पुताई करवा के रिसर्च प्रूव नहीं होती, जस्ट FYI, एग्जैक्टली। है ना। बिना काम के काम कर करना ही नहीं पड़ता सकते। आपको काम तो करना ही पड़ेगा। है, बिल्कुल आपको काम करना पड़ता है। वर्क किए कि आपने सोचा, आइडिया सोच लिया और हो गया, ऐसे नहीं होता है। हाँ यू हाँ हैव हाँ। टू रिपीटेडली और 100 टाइम्स करने की कोशिश। एंड ऑब्वियसली ऑल द पीपल जो लोग PhD कर रहे हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल, दे आर हार्ड वर्किंग, राइट। ऑपरेशनली मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है, एंड आई एम नॉट ऑब्वियसली जनरलाइजिंग, सबका नहीं होता होगा, पर जितने बिल्कुल लोगों को मैं जानता हूँ, है ना, और मेरे हैं 100 10 125 लोग जो PhD कर रहे हैं, है ना, मेरे यार दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं, तो जितने लोगों को मैं जानता हूँ, दे आर रियली हार्ड वर्किंग, दे आर रियली टैलेंटेड, दे कैन गेट अ बिग जॉब इजीली, बट दे चूज दिस, राइट। एंड अगेन अकेडमिया में नहीं उतना पैसा। एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट डिबेट बिकॉज वो फिर अजीब ही चीज हो जाएगी। बट यस, आई थिंक वी नीड टू रिस्पेक्ट रिसर्च। कि इंडिया और यूएस के पीएचडी की और यूके के पीएचडी की, तो इंडिया के पीएचडी पे तो अलग से एक तुम बना सकते हो 1 घंटे का। करेंगे, इस पे बात करेंगे अलग से। मैं वही चीज आने वाला था, बट मुझे लग रहा है कि उस पे अपन एक टोटली इस पे बात कर सकते हैं। कल पहले इतना सारा लिखा था मैंने, सचिन को पता होगा उस बारे में फेसबुक पे। बट वो अलग ही चीज है इंडिया पीएचडी हाँ, का। इंडिया के पीएचडी स्टूडेंट वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीएचडी स्टूडेंट होते हैं। 100%। मतलब वो नाइस। तो मैं खुद जान गया हूँ। मतलब यहाँ के लोग तरसते हैं कि कोई इंडिया से हमें पोस्ट डॉक चाहिए। हाँ अरे वाह। मतलब मुझे बोला है कि यार तुम्हारे 3-4 दोस्त हैं, जरा भेजो, हमारे पास पैसा है, जा नहीं रहा। सो ब्रेन ड्रेन नहीं करना है सर। नहीं, ब्रेन ड्रेन नहीं, फिर वापस भी तो यहाँ से लेकर जाते हैं। हाँ, ब्रेन वो ड्रेन अच्छी चीज है। पिछले 2 साल से रिवर्स ब्रेन ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। पीपल बिल्कुल। वांट टू गो बैक टू इंडिया अगर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तो। अगर वहां से चीजें सीख के यहाँ पे आके आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो दैट विल बी अगर गुड फॉर इंडिया। ऑब्वियसली अगर 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 कोई एक्सपेक्ट करे कि यहाँ आकर जॉबलेस रहे, तो कैसे पॉसिबल है ना? तो अगर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, इवन हाफ ऑफ द क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, लोग मतलब माय फ्रेंड्स आर रेडी कि यार कब मैं जाऊं यहाँ से। जबकि यहाँ ऐसा कुछ बुरा नहीं है, सब अच्छा ही है, बट स्टिल दे रियली वांट टू गो, आई वांट टू गो। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है। तो पीएचडी, मेरी पीएचडी तो काफी अच्छे से हुई थी, उसमें कोई परेशानी नहीं आई थी। थोड़ा टफ था क्योंकि हमारा मॉडल सिस्टम जिसपे हम लोग काम करते थे उस पर ज्यादा मेहनत लगती थी और सर इसी फ्रस्ट्रेशंस में होते। मैं पूछना चाह रहा था, मतलब अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सर पीएचडी में हम लोग शायद एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं, तो आपका क्या टॉपिक था? रिसर्च टॉपिक जो था आपका क्या था, और क्या मैं उसी को कंटिन्यू किया आपने पोस्ट डॉक में आगे? नहीं, तो हमारी लैब थी क्रोनोबायोलॉजी की लैब। क्रोनोबायोलॉजी जिसको नहीं पता, वो आपके इट इज बायोलॉजी ऑफ टाइम, कि जो समय होता है, चाहे 1 सेकंड हो या 1 दिन हो या 1 साल हो, समय का एक बहुत खास होता है कि समय रिपीट होता है एक साइक्लिक मैनर में। तो उसमें हर आदमी के अंदर भी एक समय होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो हमारे जो ओके। प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड यार ये प्रोफेसर हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा बताइएगा। वो चलो, वो तो एक लाइन में बस ये है कि हमारी जो दिनचर्या है वो प्री डिफाइंड हमारे ब्रेन में होती है, और वो साइक्लिक करके आप उसको मेंटेन कर सकते हो जहां भी हो। चाहे सोना उठना, खाना पीना, और आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, उसी हिसाब से साइक्लिक करते हैं। तो उसकी स्टडी को बायोलॉजी ऑफ टाइम को वो बोलते हैं। तो आप नेचर में भी देखोगे, डेली सुबह सूरज उगता है, तो एक साइक्लिक नेचर से हर 24 घंटे में होता है। तो बिल्कुल। वो है, और प्लस ईयर्स जो टाइम है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो पेंडुलम का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें आप टाइम को फिक्स कर लो, दैट इज क्रोनोबायोलॉजी। तो हमारे जो वो हैं, हमारे जो प्रोफेसर थे, इज सीनियर प्रोफेसर जो अब रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर विनोद कुमार, वो इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग क्रोनोबायोलॉजिस्ट थे। और वो बर्ड्स पे काम करते थे कि बर्ड्स भी पता कर लेती है कि ये दिन हो गया, रात हो गया, और ये सीजन हो गया कि अच्छा ठंड आ गई, तो अब अपनी बॉडी ऐसे चेंज करना है। तो हर साल ठंड में सेम तरह की बॉडी चेंज करना है। तो वो उस पे काम करते थे। और उनके साथ मेरा एक दोस्त था, डॉक्टर शेख तहजुल तौफीक, जो अभी इंस्ट्रक्टर पोजीशन पे है, तो सीनियर पोस्ट डॉक पोजीशन पे है, साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर वहाँ पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर टेक्सास में है, डैलस में।
तो वो इस लैब में काम करते थे बर्ड्स पे। तो और मैं मास्टर्स कर रहा था उस समय, तो उन्होंने बोला कि इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड चूज क्रोनोबायोलॉजी एज योर मेन सब्जेक्ट इन योर एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर मास्टर्स में। वहाँ पे ऑप्शन था मेरे पास, तो उससे फिर आप प्रोफेसर से जाके आप बात कर सकते हो कि मैं इंटरेस्टेड उस लैब में ज्वाइन करने पे, एंड देन यू कैन गिव इंटरव्यू एंड शो योर इंटरेस्ट, क्लियर योर नेट एग्जामिनेशन, देन इफ ही एग्रीज and if he'll select one of you candidates then you can join our lab to do research। तो ऐसे मेरी वहाँ उस लैब में एंट्री हुई। और फिर जो भी लैब में पीएचडी स्टूडेंट जाता है उसका एक टॉपिक डिसाइड होता है कि आप इस पे काम करोगे, और वो मोटा मोटे टॉपिक होता है, क्योंकि आप अगर आप फेल कर गए तो यू कैन चेंज ऑल्सो, राइट। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया अब यही करूंगा मरते दम तक, क्योंकि अगर गलत हुआ, हाइपोथेसिस आपकी फेल कर गई, तो आप कैसे करोगे उस पे काम। तो फिर आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पे आप काम करते हो। तो ये टॉपिक जो मिलता है ये आप खुद चूज करते हो या जो आपके गाइड होते हैं वो आपको अलॉट करते हैं? तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो दो तरह से पीएचडी होती है। एक, आपके पास एक प्रोजेक्ट पहले से ही है प्रोफेसर के पास, और उसको कोई लोग चाहिए होते हैं जो प्रोजेक्ट पे काम करे। ओके। तो प्रोजेक्ट पहले से डिफाइन है, सो देन दैट पर्सन विल कम एंड वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर प्रोफेसर बोलता है कि आप 6 महीने सबके साथ काम करो, और आपको देखो आपका इंटरेस्ट किस में जा रहा है। सपोज ये अच्छा ऑप्शन है। कई लोग हैं जो ऑर्गन आइसोलेशन में उनको दिक्कत होती है, ब्लड से दिक्कत होती है, जो एनिमल्स पे काम करते हैं। उनको केवल मॉलिक्यूल्स पे काम करना, ट्यूब्स हैंडल करना, केमिस्ट्री करना अच्छा लगता है। अब मैं उनको दे दूं ऑर्गन पे काम करने को तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ऑप्शंस दिए जाते हैं, फिर वो जो बेस्ट काम करते हैं उनके हिसाब से उनका टॉपिक डिसाइड होता है। दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं, सारे लैब में नहीं होते, मेरे लैब में थे दोनों तरह के ऑप्शंस। ओके ओके नाइस। तो तो फिर आप पोस्ट डॉक के लिए कैसे यूएस का प्लान करते हो? हाँ, तो फिर जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे अपने हर एक साल में, तो हमारे सीनियर्स को हमने देखा था बाहर जाते हुए। या तो वो इंडिया में कहीं जॉब लग रहा था, या तो बाहर जा रहे थे। बाहर जाना मतलब वो रिसर्च करने बाहर जा रहे थे। तो आइदर वो साइंटिस्ट की पोजीशन पे, वो सारे पोस्ट डॉक्टरल होते हैं क्योंकि डॉक्टरेट की डिग्री के बाद जॉब कर रहे हैं, इसलिए पोस्ट डॉक्टरल हो गए वो, और स्कॉलर रिसर्च आगे उनके लग जाता है। वो इसलिए होता है कि it's like a transition from your students PhD student status to a faculty status। उसके बीच का जो ट्रांजिशन है वो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च है। तो वो आप रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करते हो, इंडिविजुअल रिसर्च एक्सपीरियंस, और अपना माइंड गाइड करते हो कि लाइफ टाइम तक मुझे अब ऐसा ही रिसर्च करना है। तो वो उसमें हेल्प करता है आपके, क्योंकि रिसर्च की जॉब अलग होती है, टीचर की जॉब अलग होती है। इंडिया में अगर आप टीचर बनते हो तो आपको पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर की नॉलेज नहीं चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने 5 साल की पीएचडी में आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हो। आपके यहाँ जो सिंपोजिया सेमिनार्स होते हैं उसमें साइंटिस्ट आते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड के, आपका उनसे इंटरेक्शन होना चाहिए। सेम अभी वही इंटरेक्शन ही काम आ रहा है। आप उनके साथ बैठोगे, खाना खाओगे, उनके साइंस के बारे में बात करोगे बिना झिझक के। आप उनसे पूछोगे आप क्या करते हो, उनके कॉन्टैक्ट्स लोगे, उनके आप पेपर्स पढ़ोगे, डेली रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे। आई यूज्ड टू रीड पेपर्स एवरी डे 365 डेज, अभी पढ़ता हूँ। तो नॉलेज आप गेन, हाँ नॉलेज आप गेन करोगे, फिर आप उनको इजीली कांटेक्ट कर सकते हो कि आई वांट टू वर्क देयर। पोस्ट तो डॉक्टरल मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हेजिटेशन स्टूडेंट को नहीं रखना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हो? है। आपका हार्वर्ड का डायरेक्टर हो, आप अपना ईमेल खोलो, आप सीधे मेल कर सकते हो, डियर प्रोफेसर दिस, आई एम स्टूडेंट, आई हाँ, लाइक। स्टूडेंट्स को सर ये पता ही नहीं होता, मतलब स्टूडेंट को लगता है कि कोई एग्जाम पास करके हम वहां जाएंगे। वो स्टूडेंट पोस्ट डॉक का मैं मेरठ में था और मैं ट्विटर यूज करता हूँ। ओके। तो किसी एक साइंटिस्ट को मैंने फॉलो किया था, उस साइंटिस्ट ने किसी एक प्रोफेसर का जॉब एप्लीकेशन को रीट्वीट किया था। तो मुझे वो रीट्वीट दिखा, उसमें लिखा था कि वी हैव अ जॉब एप्लीकेशन ओपन, इफ यू आर इंटरेस्टेड डीएम मी। डीएम जिसको नहीं पता, डायरेक्ट मैसेज मी ऑन ट्विटर। बिल्कुल, मैं अननोन पर्सन, हमने डायरेक्ट मैसेज कर दिया, दिस इज माय ईमेल, आई एम ईमेलिंग यू माय एप्लीकेशन। और फिर मैंने एप्लीकेशन ईमेल किया, 4 महीने बाद मैं यूएस में था। अरे वाह, ऑन ट्विटर। मैं उस पर्सन को जानता तक नहीं, वो अभी मेरा बॉस है यहाँ पे। तो और मेरे पास प्रूफ भी है, डीएम भी है मैं दिखा भी सकता हूँ। हाँ, तो मतलब ये भी एक तरीका है कि भाई, आप अप्रोच करो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, लोगों से मिलो, जो सेमिनार्स की जो बात की आपने।
तो सही लोगों को फॉलो करना, पेपर पढ़ना, उसके पीछे की जो मेहनत है वो तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जेन्युइन रहना, है ना? हाँ, क्योंकि एकदम। जो ये लोग है ना, ये दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर फील्ड। अगर हाँ, आप हाँ, जेन्युइन नहीं हो ना, तो आप आ तो जाओगे, लेकिन हाँ, आप निकाल दिए तो जाओगे। वो जो मेरे साथ स्टार्टिंग में जो बात बोले हाँ, आप मतलब बांग्लादेश के 1-2 लोग थे और 1-2 इंडियंस भी हैं। जब वो काम नहीं करते तो उनको बोल दिया जाता है कि ठीक है 1 साल हो गया एंड उतने सारा अपने एफर्ट्स जो हैं फाइनलाइज़ नहीं हुआ। नाइसली ही अच्छे से ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये नहीं हो पाया तो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे यहाँ पे। क्योंकि वो देखते हैं कि जो एक्सपर्टीज़ उन्होंने लिखा है वो मैच नहीं कर रही है वहाँ पे। ओके। ठीक है? और एक और चीज़ हेल्प करती है, पीएचडी में आपके पेपर्स ही आप हैं। आपका हम्म। शक्ल, ओके, सूरत, आप कहाँ से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो आपका काम सीवी किया वही बन जाते हैं फिर। हाँ, वो प्रिंट पे कैसा है, मेरे पास थे 10 ब 13 पेपर्स थे, तो ईज़ी था मेरे लिए। पर सबके बढ़िया। पास नहीं होते हैं, ठीक है? तो वो होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम्म। तो सर अभी पोस्ट डॉक में क्या काम चल रहा है आप, और इसका जो अभी आप काम कर रहे हो, लैब में काम कर रहे हो, इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? अगर मैं जैसे, हम लोग एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, हम लोग स्टूडेंट से डील करते हैं, तो क्या जो आपका काम है वो कहीं स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में? हाँ, आप उसमें तो एक बार थोड़ा सा कुछ बताओगे कि क्या है? मैं मैं इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड था और अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा, इतना कन्फर्म है। और मैंने ये लैब जॉइन क्यों किया उसके पीछे रीज़न था। ऐसा नहीं कि मैंने अंधाधुंध कहीं पे कि अरे केंटकी मिल रहा है चले जाओ, इंडिया छोड़ के भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऑफर 1-2 जगह से और थे बट नहीं, मैं यहीं पे आया। उसके पीछे रीज़न था कि मैं काम करता था बायोलॉजी ऑफ टाइम पे कि आपके लिए टाइम कितना ज़रूरी है और हमारी लैब काम करती थी लाइट एट नाइट पे। लाइट एट नाइट मतलब हम लोग रात में 12 बजे ऐसे फ़ोन में देखते रहते हैं या टीवी जो हमारा टीवी तो एटलीस्ट थोड़ा दूर भी होता है, बट फ़ोन और टैब तो एकदम आँखों के पास होता है। और जो ये स्ट्रीट लाइट्स हैं और जो भी बाकी आस-पास चीज़ें हैं, तो उससे जो एक्सपोज़र होता है लाइट का, अगर कोई अभी यूएस का मैप, इंडिया का कोई कोई भी ऐसा मैप गूगल करे, गूगल अर्थ सबको पता होगा, जाकर देखे आज का व्यू, तो पूरा दिल्ली, गुड़गाँव का रीजन एकदम चमका हुआ दिखेगा, बहुत ही लाइट, रात भर लाइट जले हुए दिखेंगे वहाँ पे, चमकती हुई दिखेंगी। तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे हेल्थ और डिज़ीज़ पे होता है। और हम लोग काम करते थे बर्ड्स पे और बर्ड्स एक अलग ही क्लास एनिमल्स हैं और हम लोग मैमल्स हैं। और यहाँ पे जो मेरे प्रोफ़ेसर हैं, वो मैमल्स पे माउस मॉडल पे काम करते थे और माउस के हार्ट पे काम करते थे और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो डिज़ीज़ है, हार्ट डिज़ीज़ ही है। तो मैं ओके। अपना जो नॉलेज था, जो क्रोनोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल टाइमिंग का नॉलेज, मैं यहाँ पे हेल्थ और डिज़ीज़ में यूज़ करना चाहता था। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया एंड ही एग्रीड टू मी एंड वी पब्लिश्ड पेपर्स आल्सो इन इवन इन दीज़ 2 इयर्स, 2 साल में हमने सक्सेसफुली किया भी वो। तो उसमें हमने ये पता किया कि जो भी आपका एक्सपोज़र होता है बाहर ऐसी चीज़ों से गलत टाइम पे, वो आपके हार्ट रेट को चेंज कर सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकता है और आपके हेल्थ के लिए खराब हो सकता है और डिज़ीज़ को बढ़ा सकता है। तो उसका एक एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल। तो हमारे जो गाँव देहात में बोला करते थे, "जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ।" तो दैट वाज़ ट्रू। ओके। झूठ नहीं बोलते थे वो। ठीक है? मैं भले ही उसको फ़ॉलो नहीं करता हूँ बट उसके कई तरीके हमने निकाले कि वैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। अ, तो अभी हम लोग वही सारा काम कर रहे हैं, अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो। और ये जैसे मैं दूसरा सवाल जो पूछा था, ये स्टूडेंट्स की लाइफ में तो बहुत हेल्पफुल हो सकती है ये चीज़, कि हाँ, आप कैसे इन चीज़ों से, गैजेट से दूर रहें, या ये लाइट आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही है और इससे कैसे बचा जा सकता है? वो गैजेट से दूर तो देखो पॉसिबल नहीं है ना, अगर प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, लिमिट किया जा सकता है। मतलब बता रहा हूँ कि आप किसी को कुछ दे दो और बोलो यूज़ मत करो। ये पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमन के साथ ये पॉसिबल हुआ नहीं है। इट्स लाइक घर पे इंटरनेट कनेक्शन लगा के स्विच ऑफ कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये होना ही है, पर उसका तरीका होता है कि उस आपकी बॉडी पे क्या असर कर रहा है, उस हिसाब से काम किया जाता है। सपोज़ उसके कारण किसी को अगर नींद नहीं आ रही है, तब वो नहीं देखेगा, अच्छी बात है। पर कोई उसको देखते-देखते साथ में पिज़्ज़ा और स्नैक्स भी खा रहा है, वो उसकी बॉडी को ज़्यादा असर करता है। जगने से अलावा आप उसके साथ जो गलत टाइम पे खाना खा रहे हो, आप जो रात में 12 बजे चिप्स का पैकेट लेके बैठे हो कि खाऊँगा नींद नहीं आएगी, तो वो आपकी बॉडी को ज़्यादा खराब कर रहा है। इसलिए आप देखोगे कि आजकल के बच्चों में ओबेसिटी, इंडिया में नॉर्मली बच्चे उतने मोटे होते नहीं थे। हम लोग के यूएस जैसी ओबेसिटी नहीं थी इंडिया में। बट अब दिखनी शुरू हो गई है, फैट लेयर, ओबेसिटी दिखनी शुरू हो गई है।
इसलिए क्योंकि जो टाइमिंग है खाने का वो हमारा ऐसा हो गया है। तो उसके उपाय है कि उस बच्चे की नीड क्या है उस हिसाब से करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपके लो लाइट फ़िल्टर हैं, रेड फ़िल्टर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हैं। प्लस आप जितनी दूर से उसको ऑब्ज़र्व कर सको लाइट को, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पर लेकिन जो मेहनती बच्चा होगा वो टाइम पे सो के अभी भी इंडिया में मैंने देखा है, वो 10 बजे सो जाता है, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करता है। तो दे नीड नॉट टू वरी। हाउएवर एडिक्शन जो है खासकर सोशल मीडिया का, वो तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता हूँ, पर मैं कभी एडिक्टेड नहीं रहा उससे। मतलब यू विल नेवर सी कि 1 घंटे में रील ऐसे देख रहा हूँ, मैं नहीं देखता, नहीं देखता मैं, सीधी-सी बात है। मूवीज़ में ओके। हिस्टोरिकल चीज़ें देखना या अगर यूट्यूब देख रहे हो तो नॉलेजेबल चीज़ें देखना, मृत्युंजय को पता है, हमें पता है कि हम देखते हैं, सीखते हैं उनसे, ठीक है? बिल्कुल। बट और आप अभी तो उसको बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ से सीखी जा हाँ, सकती हैं हाँ, चीज़ें। वही सीखने के लिए यूज़ करना चाहिए, सीधी-सी बात है। सर अभी मैं एक चीज़ और कि जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, क्या इंडिया में भी इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है? और आपका इंडिया आने का क्या विचार है कि इस चीज़ को मतलब पीएचडी को या स्टूडेंट्स को हेल्प करना, तो क्या अब आपका विचार है, नहीं है, क्या? मेरा मेरा जो ये था जब मैं दिल्ली में था तभी मेरे पिताजी ने एक बात कही थी मुझसे कि तुम्हारे जैसे हज़ारों लोग हैं दिल्ली में और मेरे जैसे हज़ारों लोग यूएस में भी हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मेरे से 10 गुना अच्छा कर रहे हैं। ठीक है? मैं तो बस ओके-ओके ही कर रहा हूँ। तो उनका कहना था कि अगर आपको कुछ अच्छा सच में करना है, तो आप घर पे आके करो, जहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, वहाँ करने की कोशिश करो। ठीक है? बिल्कुल, कम से कम यूएस से इंडिया आओ, इंडिया में भी अगर बड़े शहर हो, वहाँ से छोटे शहर में जाओ। तो अपने जो अगर तुम्हें कुछ भी नॉलेज है, थोड़ा-सा भी तुम्हें लगता है कि तुम में इतना टैलेंट है, तुम उसको यूज़ करो वहाँ पे करने की जहाँ पे नीडेड है। तो एक तो वो विचार था, प्लस मुझे अपनी कंट्री बहुत प्यारी है, बहुत पसंद है, तो मुझे इसलिए भी यहाँ आना है। तो ये 2 मोटिवेशन मेरे लिए काफ़ी है वहाँ आने के लिए। और हाँ, इंडिया में इस टॉपिक पे रिसर्च होता है। हार्ट पे, अच्छा, हेल्थ और डिजीज़ पे रिसर्च होता है इंडिया पे। हाँ, क्योंकि इंडिया के डॉक्टर्स वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिकल रिसर्च बहुत अच्छा करते हैं। और बिल्कुल। जो क्रोनोबायोलॉजी है उस फील्ड पे, तो दोनों फील्ड पे इंडिया में अलग-अलग काम होता है, साथ में काम नहीं होता। वो काम यूएस में होता है। तो अगर मैं वहाँ आके एस्टेब्लिश करूँगा तो इट विल बी वन ऑफ द फर्स्ट कि दोनों फील्ड को मर्ज करके कोई काम कर रहा है। तो ये भी एक मोटिवेशन आने का नया शुरू हो गया इंडिया में। ओके। ठीक है सर, मैं आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। मृत्युंजय सर, जैसे यूके के अपने चैलेंजेस रहे होंगे जब आप जिस टाइम पे थे, और अभिलाष सर अभी आपको भी यूएस के कुछ चैलेंजेस होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें बिल्कुल फेवर में होंगी, सारी चीजें अच्छी ही होंगी। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो जाना चाहता है, ही शुड और शी शुड नो कि वहां पे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो मृत्युंजय सर, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि क्या चैलेंजेस हैं, आप चाहे पीएचडी कर रहे हो, पोस्ट डॉक कर रहे हो, या फिर आप इवन जॉब कर रहे हो वहां पे, तो आपने भी कुछ फेस किए होंगे उस टाइम पे। हाँ मतलब चैलेंजेस एज सच तो यार देखो यही है कि सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ जाके यही है कि मतलब कल्चर है ना। आई थिंक यू हैव टू रिस्पेक्ट द कल्चर वेर एवर यू गो, है ना। आप घर से बाहर निकल के दूसरे मोहल्ले में भी जाते हो तो आप वहाँ की रिस्पेक्ट करते हो, बिल्कुल। पूरा देश है ना। तो कल्चर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ वो एडजस्टमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब तो कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ चीज़ें नहीं है, वहाँ चीज़ें हिसाब से चलती हैं। यूएस यूके में दोनों का ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों जगह ही रह चुका हूँ। कल्चर है इम्पोर्टेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि यार प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को समझ में नहीं आता प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल और पर्सनल में अंतर नहीं कर पाते लोग, है ना। उनको वो चीज़ जो प्रोफेशनल है वो पर्सनल लगती है, और पर्सनल को वो प्रोफेशनल में डालना चाहते हैं, उससे काम बन नहीं पाता। और एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है, सारे लोगों को दूंगा। घर से बाहर निकल रहे हो, खाना बनाना जरूर सीख लो भाई, ठीक है। हाँ, कोविड ने क्योंकि सिखा दिया सर ऐसे। नहीं अगर सिखाया नहीं सिखाया, घर से बाहर निकल रहे हो खाना बनाना जरूर सीखो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल स्किल्स दैट यू विल एवर पोसेस, है ना। दुनिया में आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कभी भूखे नहीं रहोगे, राइट। तो ये दो तीन चीज़ें ही हैं। बाकी तो आई थिंक बाकी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। बाकी आप एज ए ह्यूमन बीइंग यू ऑलवेज अडेप्ट, राइट। तो यू डू अडेप्ट, बट ये दो तीन एडजस्टमेंट्स जो हैं ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी अभिलाष तुम बताओ। सर। अ, यहाँ पे एक जो अलग कल्चर शॉक था कि यहाँ पे सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। एवरीथिंग।
चाहे वो चीजें ढोनी हो, मतलब यहाँ पे आपके हेल्पर्स नहीं होते। इंडिया में ओके। चूंकि इंडिया में जो एमएसएमई सिस्टम है जो हमारे यहाँ का, हम्म, वो हर चीज के बिल्कुल। लिए पर्सन, आप उनको पैसे दे सकते हो काम करने के लिए। यहाँ पे वैसा जीरो है, वो कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपका सारा काम आपको खुद ही करना है, सारा काम, अरे एवरीथिंग। वाह। हाँ, तो एक ये तो चीज है। डिपेंडेंसी खत्म ही हो जाती है। हाँ, हाँ, तो वही। तो इसलिए अगर आपको सारा काम खुद से आता है, तो बहुत ईज़ी है एडजस्ट करना। नहीं आता है, तो फिर आप पहले से ही सीख कर आओ। जिसमें एक एग्ज़ाम्पल है खाना का, वो तो है हम्म। एग्ज़ाम्पल। फिर बाकी ड्राइविंग का भी है। वो सब 2-3 चीज़ें हैं, छोटी-मोटी हैं। हम्म, हाउएवर एक और कल्चर शॉक यहाँ पे है कि अगर आपको हेल्प चाहिए, तो आपको हेल्प माँगनी पड़ेगी। कोई आपके पास आएगा नहीं हेल्प करने के लिए। इंडिया में हम ओके। दोस्त से पूछते हैं ना, भाई कैसा है? कुछ चाहिए क्या मदद? यहाँ वो कल्चर नहीं है। आपका हम्म, बेस्ट फ्रेंड हो और सर चाहे यहाँ आप कह रहे हो या किसी के जैसे पापा हेल्प भी, के लिए कह रहे हो। they have to सॉरी सॉरी ask सॉरी। for help, ओके, you know? तो लोग तो हेल्प करते हैं। हाँ, हाँ, अरे क्यों, है तो इंसान ही ना। हाँ, तो ओके हेल्प ओके। करेंगे ही नहीं। हाँ, पर आपको माँगना पड़ेगा हेल्प, और आपको टाइम का पक्का होना पड़ेगा उस हेल्प के लिए। वो ऐसा नहीं मतलब होता कि हाँ, 19 बोल के 20 हो गया। आप माँगो, आपको हेल्प मिलेगी उस हिसाब से। आई थिंक यूएस यूके के लिए एक स्टीरियोटाइप ये भी होता है कि रेसिज्म होता है, ये होता है भाई देखो। हाँ बिल्कुल, बहुत न्यूज़ वो भी इंडिया में भी आती होता है। है, ठीक है, मतलब वो, और वो 2 मिनट में हो जाता है। तो वो मतलब वो कोई भी चीज़ कहीं भी हो सकती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई मतलब मिनिमल इंसिडेंसेस हमने तो देखे हैं, मिनिमल, है ना। हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ मिनिमल, मतलब अगर मैं 1000 दिन बल्कि ज़्यादा ही, थोड़ा 2000 दिन अगर इन यूएस यूके में रहा हूँ, तो शायद कोई एक दिन ऐसा होगा, राइट, जहाँ मुझे ओके। लगा होगा कि हाँ कुछ इस तरीके की बात हुई है। पर ये तो ऑब्वियस है ना, जहाँ भी डिफरेंट स्किन कलर होंगे, जेंडर हाँ, वो होंगे, बातचीत उस तो मैं तरीके की बात होगी मतलब होगी। ये इवन आप सोच ओपिनियंस भी डिफरेंट होते हैं, तब भी चीजें होती हैं सर। होता ही वो, पर ये सोच रखना कि ऐसा नहीं होगा, दैट इज फूलिश ऑफ योरसेल्फ। हाँ हाँ, आप अच्छे से रहो, बिल्कुल। अपने काम से मतलब रखो, अपना फ्रेंड बस। सर्कल अच्छा रहो। आप रेसिस्ट मत बनो, ये तो कर हाँ हाँ सकते हो। हाँ, एग्री। बिल्कुल। शुरुआत यहीं से कर लो। ठीक है। हाँ, आप ठीक रहो। मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। अब मेरे फ्रेंड्स हर जगह के लोग हैं, ठीक है? तो अगर आप अच्छे से हो, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। सीधी-सी बात है। यहाँ भी बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और वो एक वो है कि नहीं यार, घर ही अच्छा था, वो कॉन्सेप्ट, घर ही अच्छा था तो फिर छोड़कर नेतरहाट क्यों गए? वही अच्छा हाँ, था तो ठीक रांची बात। क्यों गए? वही अच्छा था तो दिल्ली क्यों गए? फिर मेरठ क्यों गए? सही बात है। सीधी बात है। तो 5 जगह बदल के छठी जगह आके कंप्लेन करना कि यार घर ही अच्छा था, ये कोई बात थोड़ी है। इसमें कोई सेंस और नहीं आपको बनता। कुछ करना है तो फिर वो क्योंकि सारी चीजें आपको घर पे नहीं मिल सकती ना। हाँ, अरे और भाई, अगर सारी चीज़ें घर पे मिलती है तो अफ्रीका से ह्यूमन माइग्रेट नहीं करते। बिल्कुल। हाँ, 1 उस टाइम पे ही नहीं होता। 1 मिलियन ईयर्स अगो 10 1 लाख मिलियन years ago we left home and here we are. 10 लाख साल पहले भाई बोले कि यार जी। यहाँ नहीं है चीज़ें, जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो वही चल रहा है भाई, खाना बदोशी वही चल रहा है, यहाँ-वहाँ जा रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं वापस आना, उसके लिए बहुत पुश चाहिए, बट कोशिश कर रहे हैं। नहीं आ पाए तो हिपोक्रीट हो जाएँगे, बट कोशिश कर रहे हैं आने की। नहीं, यही यही अपना पॉडकास्ट कोई निकाल के आपका वीडियो बोल देगा कि देखो सर आपने तो बोला था। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ। अरे! पर बेवकूफ़ भी तो नहीं हो ना, जॉब छोड़ के तो भाई, कोई नहीं जो नहीं, पॉडकास्ट निकाल के बोले उन, आई थिंक उनके लिए मैं एक बात देना चाहता हूँ कि इसी पॉडकास्ट में हमने ये भी बोला है कि ह्यूमंस इवॉल्व एंड अडॉप्ट, हाँ। है ना। नहीं, जो बिल्कुल। जो पॉडकास्ट काट के बोले उसको थैंक यू, इसको वो रीच बढ़ाने के लिए। हाँ, सही बात है। लोगों तक पहुँचे तो हाँ, सही। कि और लोगों को बोलो देखें। हाँ, नहीं बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। अच्छा, मूवीज़ की बात रह गई तो बस जाते-जाते आप ये बता दो, आप दोनों बता दें क्योंकि मृत्युंजय सर ने बहुत मूवीज़ देखी हैं, कि 2-2 3-3 जो बेस्ट मूवीज़ आपको लगे कि यार ये तो देख लो, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब 2000 की लिस्ट है बेस्ट मूवी की। हाँ, मतलब फिर भी कुछ तो होगी कि यार ये तो बार-बार देख लेंगे अपन। बार-बार मृत्युंजय भाई तुम ही बताओ। यार मैं मूवीज की मतलब पहला तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, किसी को भी अगर देखना चाहिए, जो मतलब जैसे ये तुम्हारे यहाँ आरएएस का एग्जाम देना, मतलब ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स और वो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करता है। तैयारी कर रहे हैं, जो लीडरशिप वाले एग्जाम समझता हूँ मैं इनको, हुँ, आई हुँ। थिंक दे शुड डेफिनेटली वॉच बैंड ऑफ ब्रदर्स।
राइट। ओके। बैंड ऑफ ब्रदर्स आई थिंक 10 एपिसोड की सीरीज है, वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर है, और आई थिंक इजी कंपनी के ऊपर है, और रियल लाइफ स्टोरीज हैं, ठीक है। और अगर आप लीडरशिप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भाई वो ज़रूर ज़रूर देखो, क्योंकि उससे शानदार चीज़ कुछ नहीं हो सकती। मतलब उससे शानदार लीडरशिप में आई हैव नॉट सीन एनीथिंग। तो एक वो है जो मैंने मैं देखी बार बार देखता हूँ, है। मैंने देखी हुई है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली तुमने देखी ही होगी, है ना। तो एक वो सजेशन होगा। दूसरा मेरा सजेशन होगा, आई थिंक अगर तुम्हें देखनी है तो पाथेर पांचाली जो है ना, सत्यजीत रे की, तुम वो जरूर देखो। तुम्हें पता लगेगा कि फिल्म के अंदर खूबसूरती मतलब क्या होती है ना। मैं क्या। उसमें ऐड कर दूं कि तीनों मूवी जो है अपू हाँ ट्रायोलॉजी की, हाँ, आपू ट्रियोलॉजी की आखिर तीनों, पंचाली, अपराजितो और अपूर संसार, तीन अपूर्व मूवी है। संस्कार, है ना, तीनों देख सकते हो। और जो तीसरा है, तीसरी फिल्म मेरे सबसे फेवरेट फिल्म मेकर हैं अब्बास कियारोस्तामी, इरानियन फिल्म मेकर हैं। उनकी एक फिल्म है वेयर इज़ द फ्रेंड्स होम, राइट। ओके। तो आप वो देखो, वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म है। हालांकि उनकी भी एक कोकेर ट्रायोलॉजी है, अब्बास कियारोस्तामी की, वेयर इज़ द फ्रेंड्स होम, द विंड विल कैरी अस एंड टेस्ट ऑफ चेरी। तो ये तीन फिल्में हैं, ये भी मतलब इनसे खूबसूरत और मतलब डीप मीनिंग, है ना। आप देखोगे आपको चीज़ें मतलब आपके अंदर कुछ बदलेगा, वो पता लगेगा आपको। मतलब इट इज़ दीज फिल्म्स आर दैट हिट स्पिरिचुअल। करेगा वो आपको। हाँ बिल्कुल, दीज आर स्पिरिचुअल फिल्म्स एक तरीके से, है ना। तो ये है, अगर किसी को देखना है, किसी को फिल्मों के बारे में समझना है, तो ये मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। अभिलाष सर। इसने तो काफी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन दी है, इसको टॉप नहीं कर पाऊंगा मैं। मैं एटलीस्ट इंडिया में अगर कोई भी ये देखेगा, कोई भी पर्सन, एक भी पर्सन अगर जो देखेगा, आई होप ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, उनके बोलूंगा कि इंडियन रीजनल मूवीज देखना शुरू कर दें। हम्म बॉलीवुड को छोड़कर इंडियन रीजनल मूवी देखना शुरू कर दें। चाहे रीमा दास हो असमीज मूवी की, या हम्म बासु चटर्जी और सत्यजीत रे थे वहाँ के बंगाल के, या आपको जितने भी मलयाली और मराठी, बंगाली मूवीज भी सर। हाँ बंगाली तो अब थोड़ा सा, अब कभी कभी अच्छी मूवीज आती है बंगाल में, हाँ ठीक है। हाँ और वो भोजपुरी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है बंगाली। हाँ पास हुआ करता था बंगाल का। बट हाँ। अभी के समय में मलयाली और मराठी सिनेमा, ये दोनों हम्म, सिनेमा इंडिया का बेस्ट सिनेमा है। या जितने एग्रीड। भी नहीं देखी हो, मतलब वो जो हाई, वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सिनेमा जो बनती है, इसका सीधा सा देखना है तो आप नेशनल अवार्ड का लिस्ट निकाल कर देख लो। आप ओके। मराठी, बंगाली और मलयाली ऐसी हम्म 70 मूवीज दिखेंगी इस लास्ट के 100 साल में, हम्म अवार्ड है, ठीक है। गिनी चुनी हिंदी मूवीज दिखेंगी। ऐसा नहीं है हिंदी मूवी की ये बुराई नहीं है, ये उन मूवीज की तारीफें हैं, ठीक है। बिल्कुल। हिंदी मूवीज तो सबके लिए एक्सेसिबल है ही। बट अगर आपको सच में मूवी देखना है, अच्छी मूवी, तो आप हिंदी मूवी के अलावा उसमें ऐड कर सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज की मूवी की। वहां हमारी भाषा के जो ताकत है जो हमारी, उसको वो हम्म सही तरीके से यूज करते हैं। वो कैसे 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 टॉपिक लेके उठाते हैं, ठीक है। और कुछ आजकल कुछ तमिल मूवीज हैं, वो भी ऐसे टॉपिक्स लेके उठाते हैं। तो आप वो मूवीज देखना शुरू करें। और उसमें वन ऑफ द मेरी फेवरेट मूवी है, वो भी सत्यजीत रे की है, जिसका नाम है महानगर, द बिग सिटी। वो 1960 की मूवी है, हम्म जिसमें तो एक लेडी के बारे में है। और वो लेडी, उसके हस्बैंड का जॉब छूट गया होता है, तो वो हम्म घर घर जाके सेल्स वुमेन बनती है हम्म और वो चीजें बेचना शुरू करती है घर घर जाकर। तो हम्म जो उस समय के ट्रेडिशनल फैमिली में जो उसके सास ससुर में जो वो द्वंद होता है कि एक बंदा जॉबलेस है आज के 60-70 साल पहले, और उसकी वाइफ घर घर जाकर मेहनत करके कमा रही है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था आज के 70 साल पहले, अभी भी वो टैबू लगता है हिंदी मूवीज में। वो हम्म सत्यजीत रे ने उस समय दिखाया, और बहुत ही, और उसमें किसी को विलन, कोई विलन नहीं है कि पैट्रियार्की की विलन है या वो सब, ऐसा कुछ विलन नहीं है उस मूवी में। रियलिटी है बस। उसमें है कि दो लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से घर संभालने का। तो हम्म आखिर पंचाली का जो भी अपो ट्रायोलॉजी का है, उसके अलावा ये मूवी, और ये यूट्यूब पे फ्री है, 2 घंटे की मूवी है सब टाइटल के साथ। ओके। ठीक है। हाँ हाँ, तो ये सही है भाई, आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ यूट्यूब पे फ्री है उस टाइटल के साथ, और बंगाली है तो बहुत लोगों को समझ में भी आती है। तो वो बहुत वो लोगों को देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी मूवी है। मुझे एनिमेशन मूवी भी बहुत पसंद है, तो वन ऑफ मेरी फेवरेट मूवी है वॉल ई, जो हम्म पिक्सार के एनिमेशन की है।
इट्स अबाउट कि वो एक रोबोट को दूसरे रोबोट से प्यार हो जाता है और वो फ्यूचर का वर्ल्ड है जिसमें हमने इतने सैटेलाइट्स बना दिए हैं कि पूरा कचरा फैल गया है अर्थ पे। तो कैसे होप है कि प्लांट यहाँ पे फिर से हो सकता है ह्यूमन, और उससे वो सबको वापस ह्यूमंस को लाता है एक रोबोट अर्थ पे, कि यहाँ भी अब फिर से जीवन वापस आ सकता है। तो उस होप पे वो मूवी है। तो वो है बैंड ऑफ ब्रदर्स, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है ही, जैसे भाई ने बताया ही। और बैंड ऑफ ब्रदर्स का एक भाई है, उसका नाम है द पैसिफिक। दोनों सेम ही चीज के बारे में 10-10 एपिसोड का मिनी सीरीज है, तो वो दोनों सीरीज अच्छे हैं। तो ये बस एक दो मूवीज हैं, बाकी मूवीज तो क्योंकि तुमने एनिमेटेड फिल्मों का नाम दे दिया है, आई एम रियली सॉरी राकेश। अब सर तो भी मैं बताएंगे। बस एक नाम ले लूं, एक नाम, क्योंकि यार बच्चे, अगर कोई भी यहाँ तक पहुंच पाया, तो अगर किसी ने सुना तो भाई, स्टूडियो गिबली है, जापानी स्टूडियो है। उसकी मैं 25 मूवी निकाल के दूं क्या अच्छी? हाँ, नहीं नहीं, मैं बस एक एक कहना चाहता हूँ मैं, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज कर मूवी है ना। तो अगर बैठ के तसल्ली से कभी रोना हो तो वो देख लेना, है ना, क्योंकि रोना भी बहुत जरूरी है जीवन में, है ना, बिना यार रोए। ये सही है। ग्रेव ऑफ द, वैसे रोने से, वो बहुत पुरानी मूवी है, हाँ बहुत 36 पुरानी, years old, 1988 की मूवी है। इट्स अबाउट हाँ वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के दो हाँ बच्चों की हाँ कहानी। हाँ 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 हाँ, स्टूडियो गिबली की सारी मूवीज अच्छी हैं। मैं बिल्कुल। आज तक एक ही मूवी में रोया हूँ, हम्म। जो इंडिया के वन ऑफ द फेवरेट मूवी है मेरी, सरदार उधम। ओ जो हाँ, बहुत बढ़िया। 2 साल पहले आई थी। उससे अच्छी मूवी मैंने, मतलब उससे अच्छी वार मूवी मैंने इंडिया में देखी नहीं है। हाँ। तो जिसको भी देखना वो देखें। उसमें जो परफॉर्मेंस थी काफी अच्छी थी। तो हम लोग वही है, अभी पता चल गया ना सारी लैंग्वेज की मूवी, ईरानी, जापानी, हिंदी, नहीं सर, बंगाली। एक दिन अपन इसी मूवी के ऊपर ही बात करेंगे कि सारी मूवी, अरे इवन भाई, सर मृत्युंजय सर, हाँ एक आपने भी मूवी बनाई है, उसको भी देखेंगे कभी। अरे हाँ, वो हाँ थी। हाँ, वो देखिए, उस मूवी के एंड क्रेडिट से मेरा भी नाम है कहीं पे छोटा सा। हाँ चलो सर, बहुत बढ़िया यार, मतलब मुझे मजा आया, आप लोगों को भी आई होप। और बाकी जो लोग देखेंगे बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे, और कोई भी डाउट होगा या जो भी कभी सर लोगों से आपको कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हो, इवन कोई भी सोशल मीडिया पे, या फिर आप कमेंट कर देना, विल अप्रोच टू यू। तो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच सर, एंड बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। थैंक यू भाई। ओके सर, थैंक यू।